ते आपण आज आयोजित करतोय. आणि दुसरं म्हणजे या 243 घटनेच्या तरतुदीबद्दल काही लोकांचे प्रश्न होते. तर थोडक्यात मी सांगतोय की काही क्वेश्चन आले होते, ते 5 मिनिटांमध्ये त्यांच्या क्वेरीज आपण आधी हे करूया, रिप्लाय करूया. तर पहिली क्वेरी अशी होती की 243W12 त्याच्यामध्ये 12व्या अनुसूचीमध्ये जे विषय आहे तर त्या विषयासाठी घेतलेल्या गुड्स आणि सर्व्हिसेसवर टॅक्स लागेल का? तर गुड्सवर तर लागेलच, प्रश्नच नाही आहे. प्युअर सर्व्हिसेसवर टॅक्स लागत नाही, हा पहिला मुद्दा. त्याच्यानंतर दुसरा प्रश्न एक आलेला आहे सावंतवाडी नगर परिषदेकडून की त्यांनी औषधी खरेदीसाठी निविदा काढलेल्या होत्या. वेगवेगळ्या 4 प्रकारांना त्यांनी निविदा दिलेल्या आहेत, मंजूर केलेल्या आहेत. आणि त्यांचं म्हणणं आहे की जर बिल 2.5 लाखाच्या वर असेल तर टॅक्स लागेल का? तर बिलावर टॅक्स नाही आहे आपला टॅक्स आहे निविदेवर, प्रतिनिविदा. प्रतिनिविदा वेगवेगळ्या कॉन्ट्रॅक्टरला जर आपण 2.5 लाखाच्या वर टॅक्स सोडून जर दिली असेल तर प्रत्येकाला 10,000 जरी पेमेंट झालं तरी टॅक्स लागेल. त्याच्यानंतर त्यांनी असं म्हटलं की जीएसटी टीडीएस एखाद्या महिन्यात झालं नाही तर रिटर्न भरायचं का? तर आपण रिटर्न बद्दल ट्रेनिंग आता आयोजित केलं आहे, ते आपल्याला याच्यावर चर्चा करतीलच. परंतु ज्याच्यामध्ये ज्या महिन्यामध्ये टीडीएस लायबिलिटी नाही आहे त्या महिन्यामध्ये टीडीएस रिटर्न भरायची तरतूद आपल्याकडे नाही आहे. त्याच्यानंतर दुसरा एक मसवड नगर परिषदेचा एक प्रश्न आहे की अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेळी त्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर कर्मचारी घेतलेले आहेत आणि त्यांचं पेमेंट हे 50 लाखाच्या वर आहे तर त्याला टॅक्स लागेल. पुन्हा तोच इश्यू, जर 243W प्रमाणे 12व्या सूचीमध्ये जी आपल्याला ऍक्टिव्हिटी दिलेल्या आहेत त्या ऍक्टिव्हिटीसाठी जर तुम्ही काही कॉन्ट्रॅक्ट केलेला असेल तर लागणार नाही, आणि त्या ऍक्टिव्हिटी शिवाय जर तुम्ही घेतलेले लेबर असेल तर त्यांना मात्र टॅक्स लागेल. त्याच्यानंतर दुसरा एक क्वेश्चन आलेला आहे की आता जी नवीन अमेंडमेंट झालेली आहे त्यामधून गव्हर्नमेंट एंटिटी आणि गव्हर्नमेंट अथॉरिटी हे डिडक्ट केलेले आहेत आपल्या नोटिफिकेशन मधून सर्व्हिसच्या, प्युअर सर्व्हिसेसच्या. तर त्याचा अर्थ काही लोकांनी असं म्हणतात की आम्ही त्याच्यामध्ये येतो का म्युनिसिपल काउन्सिल वगैरे, तर नाही, कारण आपण लोकल अथॉरिटीमध्ये मोडतोय. त्यामुळं ते गव्हर्नमेंट अथॉरिटी आहे ती तरतूद आपल्याला लागू होत नाही. त्या आपल्याला जरी तरतूद आहे तशीच आहे, आपल्याला जे प्युअर सर्व्हिस आहेत त्या अजूनही एक्झाम जे 243 12व्या शेड्यूलमध्ये आहेत त्या अनुषंगाने काही प्रश्न विचारले की ठेकेदार नगर परिषदेला प्युअर सर्व्हिस देतात त्यांच्या बिलातून 2% जीएसटी टीडीएस कपात करावा किंवा नाही. 243 12व्या शेड्यूलमध्ये येत असेल तर करू नका, आणि जर त्यात येत नसेल तर करावा लागेल. पुन्हा तोच प्रश्न आहे घनकचरा व्यवस्थापनाचा. घनकचरा व्यवस्थापनाअंतर्गत ठेकेदाराला प्युअर सर्व्हिस देतात. घनकचरा व्यवस्थापन हे तुमच्या 243 12व्या सूचीमध्ये येते, त्याला टॅक्स लागणार नाही जर प्युअर सर्व्हिस असेल तर. त्याच्यानंतर पुन्हा त्यांनी म्हणलंय की जे ठेकेदार प्युअर सर्व्हिस देतात पण त्यांचं वार्षिक टर्नओव्हर 20-40 लाखापेक्षा कमी असेल तर जीएसटी नंबर घेतला असेल तर काय करायचं? प्युअर सर्व्हिस देतात 243W मध्ये आहे तर टॅक्स लागणार नाही. कंपोजिशन स्कीम मध्ये नोंदणीकृत व्यापारी आहे त्याला टॅक्स लागेल का? हो लागेल, कारण जर ते 2,50,000च्या वर असेल तर. त्यानंतर काही लोकांचं टर्नओव्हर हे 20 लाखापेक्षा कमी आहे ते लोक टॅक्स लावत नाही, ठीक आहे, युआरडीला आपला टीडीएस नाही आहे. त्याच्यानंतर एक प्रश्न आहे की जेन पोर्टलवर खरेदी केली तर त्याला टीडीएस लागेल का? हो लागेल. गुड्स घेताय तुम्ही तर त्याला टीडीएस करावाच लागेल तुम्हाला. त्यानंतर कोणत्या वस्तू व सेवा करता टीडीएस लागणार नाही, तेच प्रश्न पुन्हा आहे 243W प्रमाणे 12व्या सूचीमध्ये जेवढ्या काही गोष्टी आहेत, जे ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्याच्यासाठी जर तुम्ही प्युअर सर्व्हिसेस घेतल्या असतील तर त्याला टॅक्स लागणार नाही. त्याच्यानंतर त्यांनी असं म्हटलंय की खरेदी बिलामध्ये जीएसटी आकारला असल्यास मात्र खरेदी 2.5 लाखाच्या वर केली नसल्यास कपात करणे योग्य होणार अथवा कसे? तर त्याचा कॉन्ट्रॅक्ट जर तुमचा 2.5 लाखाच्या वर असेल तर तुम्हाला टॅक्स लागेल. 2.5 लाखाच्या मध्ये जर कॉन्ट्रॅक्ट असेल तर मात्र जीएसटी लागला तरी टॅक्स लागणार, टीडीएस करावा लागणार नाही. धन्यवाद. या आपल्या काही क्वेरीज होत्या, आपण सॉल्व्ह केल्या. तर मी इथे थांबतो. थँक्यू. Thank you very much, sir. Patra sir, this was our Joint Commissioner, Vajay sir. He was speaking about the queries received by questions received by him, and on his request only we have organized this session. सगळ्यांना विनंती आहे, दहिवडी नगरपंचायत आणि विशाल चव्हाण प्लीज कॅमेरे ऑफ करा. आपले कॅमेरे कोणी ऑन ठेवू नका, प्लीज आपले कॅमेरे ऑफ करा आणि माईक म्यूट वर ठेवा. उदय दीक्षित, आपला कॅमेरा ऑफ. Sir, should I share screen? Yes, sure. Yes, sir. उदय दीक्षित, आपला कॅमेरा ऑफ करा प्लीज.
हाँ केला केला केला। तो स्क्रीन दिख रही है बराबर? यस सर। यस सर। हाँ दिख रही। चलो सर फ्रेंड्स, हम लोग बातें करेंगे। सर ने बहुत अच्छा बताया। मेरी उतनी अच्छी मराठी नहीं है कि मैं उतना अच्छा मराठी में समझा सकूं, पर समझ पाऊंगा और आपके कुछ विचारों को कोशिश करूंगा कि अगर भाषा में नहीं समझा पाए तो टूटी फूटी मराठी जो बोलूंगा उसको थोड़ा संभाल लेना। तो मित्रों, आज लोग सेशन पे लेने बैठे हैं। The topic is very important and crucial that for is study. तो उससे पहले I will start the session with the prayer. सर, क्या माइक नहीं है? सर मैंने म्यूट ऑल किया है, प्लीज आपका अनम्यूट कीजिए माइक। प्लीज कृपया आपल्या माईक वर लक्ष ठेवा, म्यूट ठेवा, सेशन आपलं ब्रेक होतं। Patra sir, please unmute yourself and your voice is also breaking, sir. Yes. Now audible? Yes sir. Hello. Yes audible sir. now? Okay, yes okay. yes. तो सर हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे एक प्रेयर से। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Meaning of this prayer is very simple. May God protect us both, the teacher and the student. May God nourish us both. May we work together with energy and vigor. May the study be enlightening and not give rise of hostility. ओम पीस पीस। मित्रों, हम लोग जो बात करेंगे इससे हमारे में एक सद्भाव निर्माण होना चाहिए, एक अच्छी भावनाओं से हम लोग करना चाहिए। इससे कोई घमंड, कोई विचार ऐसे ना आ जाए। शिक्षा एक ज्ञान की बात है, ध्यान देना चाहिए। उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा उद्देश्य बहुत सिंपल है, किसी को छोटा दिखाना या खुद को बड़ा बनाना या ये करना, ऐसा कुछ नहीं है। ओम सहना भवतु है तो सब साथ में रह के काम करेंगे। The topic which is allotted to me is very crucial, that is GST TDS return. TDS यानी क्या? सीधी भाषा में वर्ड होता है टैक्स को डिडक्टेड यानी काटा गया, यानी जहां से ट्रांजेक्शन पैसे होता है। प्लीज सगळ्यांना विनंती आहे, आपला माईक म्यूट वर ठेवा, आपलं सेशन ब्रेक होत आहे मध्ये मध्ये। सर प्लीज अनम्यूट युअरसेल्फ। पात्रा सर, सॉरी सर। Yes sir. Okay. May I audible? यस सर, एंड एक्सट्रीमली सॉरी सर। अरे नहीं चलेगा सर, चलेगा। आज हम लोग जो बातें करेंगे उसमें जो मेरा बोलना था, TDS दैट इज अ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, के टैक्स को उसकी जड़ पे ही काटा जाए, ताकि अगर डीलर जिसको हम इनकम दे रहे हैं, द अमाउंट व्हाट वी आर बुकिंग एज एक्सपेंडिचर, उसको ट्रेल किया जाए। TDS का ऑब्जेक्ट जो था सरकार का या भारत सरकार का जो ऑब्जेक्ट है TDS का, वो इसीलिए है कि ट्रांजैक्शन की ट्रेल को पता कर सके। मैं यदि किसी को कुछ इनकम दे रहा हूं, इफ आई एम बुकिंग सर्टेन अमाउंट एज एक्सपेंडिचर और एसेट, तो मैंने जिसने मुझे ये काम करके दिया है वो नजर में आ सके और उसकी इंफॉर्मेशन मैं सरकार को दूं कि मैंने इससे ये चीज लिया हूं, चेक करो इसने ये इनकम दिखाया कि नहीं। बहुत सिंपल लॉजिक यही है और कुछ नहीं है। ऑल गवर्नमेंट एजेंसीज आर वर्किंग हियर, जिनको ये TDS का नियम लागू किया गया है, दे आर वर्किंग फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक जिम्मेदारी दी है
कि आप लोग कोई भी खर्चा बुक करेंगे एक अमाउंट के ऊपर का, तो उसमें आप जिनसे ये सर्विस ले रहे हैं या जिनसे ये गुड्स ले रहे हैं उसका कुछ पैसा काट के आप हमको दीजिए और ना सिर्फ काटिए ना दीजिए बल्कि उसकी पूरी इंफॉर्मेशन भी दीजिए कि उसने कौन सा बिल नंबर दिया था, उसका क्या बिल डेट था, सारी इंफॉर्मेशन आप हमको दीजिए। तो दिस इज द वे व्हाट गवर्नमेंट वांट्स कि ये सब चीजें उन तक के पहुंचे। तो टॉपिक में मैं थोड़ा सा आई विल ट्राई टू कवर सम ऑफ द गुड प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनलिज्म। उसमें मेरा पहला प्रिंसिपल है प्रोफेशनलिज्म का, इफ यू थिंक कंप्लायंस इज एक्सपेंसिव ट्राई टू बी अ नॉन कंप्लायंस। अगर कई बार कोई हमको बोलता है कि नहीं करो तो क्या होता, वो तो नहीं कर रहा, मैं क्यों कर लूं। अभी हमारे जेसी साहब भी बता रहे थे कि उनके पास ऐसी क्यूरी आई हुई है कि टीडीएस काटा नहीं तो भरना है क्या, या नहीं भरे तो क्या होता, बाद में तो भर देंगे। इफ यू थिंक दैट compliance is an expensive work, try to be a non-compliance, then understand what is the cost of compliance. Unnecessary late fee, unnecessary interest, unnecessary burden, unnecessary amnesty, और अपने आप को एक डीलिस्ट करना और एक अलग नजर से देखना। लास्ट बेंचर्स अगर बनना है तो बन जाइए, बनने में कोई तकलीफ नहीं है, बट being a professional it is not at all advisable that try to be a non-compliance। कभी भी नॉन कंप्लायंस करने की कोशिश ना करें। प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनलिज्म बहुत सिंपल है, कंप्लायंस इज अ एक्सपेंसिव टास्क नो डाउट, बट इफ यू वांट दैट then do a non-compliance and then face what will be the positions। The topic is basic of TDS returns। आज हम इसमें दो बातों में बात करेंगे, what is TDS return and how to file TDS return, क्या क्या होता है। तो TDS का मीनिंग होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि जिस सोर्स पे एक्सपेंडिचर बुक हो रहा है उसी सोर्स पे टैक्स काटा जाए, ताकि जो रेसिपिएंट है वो अगर अपनी इनकम नहीं भी दिखा रहा है तो इंफॉर्मेशन सरकार तक के पहुंच जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने जुलाई 17 में ये नियम को लागू किया, यानी जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, तब से ये सेक्शन में प्रोविजन था। बट शुरू में एज वी ऑल नोज दैट जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस एज प्री मैच्योर्ड बेबी, तो प्री मैच्योर्ड बेबी हुआ तो धीरे 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 सेटल होने में टाइम लगा। कुछ प्रोविजंस को बाद में लाए गए, कुछ और बाद में लाए, और कुछ प्रोविजंस अभी 1 जनवरी से आए, कुछ अभी और एबियंस में रखे हुए हैं। तो देयर आर सर्टेन प्रोविजंस व्हिच हैव बीन इंट्रोड्यूस इन अ फेज वे। तो सेम वे था टीडीएस का। जीएसटी लागू हो गया 1 जुलाई 17 से, बट टीडीएस का प्रोविजन इंप्लीमेंट हुआ 1/10/2018, यानी कि 17-18 में कोई टीडीएस नहीं काटना है। 17-18 के कोई भी सप्लाई, कोई भी ट्रांजेक्शन हुए है, गुड्स हुआ है, सर्विस हुआ है, कितने भी अमाउंट का हुआ है, उसमें कोई टीडीएस का प्रोविजन नहीं है अंडर जीएसटी। 18-19 में भी अप टू 30 सितंबर 18 इसमें कोई टीडीएस का प्रोविजन नहीं है। किसी का बिल बुक हो गया, कोई एक्सपेंडिचर आ गया, लाखों का ट्रांजैक्शन हो गया, करोड़ों का हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें ये जीएसटी में टीडीएस के नियम लागू नहीं हुए थे। जीएसटी के नियम लागू हुए हैं 1/10/2018 से। उसमें क्या बताया गया सेक्शन 51 में कि गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एंड नोटिफाइड एंटिटीज making a contractual payment where the total value of such supply, that is a single contract value, is exceeding rupees 2.5 lakhs to a supplier। 2.5 लाख के ऊपर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या नोटिफाइड पर्सन्स किसी बंदे को हायर कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख से ज्यादा पेमेंट देती है, तो ऐसे वक्त में while making such payment of the contract the concerned government authority shall deduct 2% TDS, that is on basic value, not on the including GST value। बेसिक वैल्यू पे 2% जीएसटी काटेंगे, ये क्लियर है। 2% है तो कैसा है, अगर जो पार्टी है जो वो सेम स्टेट की है तो 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी, और अगर बाहर से पार्टी का सप्लाई है तो 2% क्लियर कट आईजीएसटी। ये नियम टीडीएस का सिंपल सा नियम है।
अब ये बात है कि हु इज लायबल टू टेक अ जीएसटी टैक्स डिडक्टर, कौन है यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन। सेक्शन 51 में बताया गया है कि गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, गवर्नमेंट एजेंसीज और एनी अथॉरिटी और बोर्ड जिनका सेटअप बाय पार्लियामेंट हुआ है या स्टेट लेजिस्लेचर हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें 51% का स्टेक गवर्नमेंट के पास है, आइदर इक्विटी और कंट्रोल, सोसाइटी एस्टेब्लिशमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज जिसमें सारी आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आ जाती है, लोकल अथॉरिटी में आ जाती है, एंड वन मोर इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में आ जाते हैं सारे के सारे नेशनलाइज्ड बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, इलाहाबाद, इनके शेयर्स पब्लिक के पास भी है। एसबीआई का शेयर लिस्टेड है, एसबीआई का शेयर मेरे पास भी है, आपके पास भी है, इसके पास भी है, बट दे आर पीएसयू। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को भी टीडीएस में लाया गया है कि उनकी भी जिम्मेदारी है कि अगर वो कोई इनकम किसी को दे रहे हैं, मींस दे आर बुकिंग सर्टेन अमाउंट एज एक्सपेंडिचर, और वो चीज आगे मैं और डिटेल में लूंगा उस चीज को, तो उसमें ये देखना है कि वो 2.5 लाख के ऊपर है तो फिर उसके ऊपर में उसको टीडीएस काटना है। हु इज डिडक्टर? डिडक्टर मींस अ पर्सन हु डिडक्ट द टैक्स। यहाँ पे मैं जब भी डिडक्टर बोलूंगा तो आप लोग अपने आप को समझना है कि मैं डिडक्टर हूं, आई एम ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट और आई एम अपॉइंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, उसके ऑथराइज किए हो। आप लोगों को ये अथॉरिटी दी गई है, आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आपको ये पेमेंट्स काटना है और सरकार को विद इन दिस टाइम जमा करवाना है। इट इज अथॉरिटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ। अब लोगों को लगता है कि क्या इसमें मुझे सेपरेट जीएसटीएन नंबर लेना है क्या, कि नहीं लेना है, मैं क्या करूं, मुझे पैन नंबर लेना है, क्योंकि सब लोगों के मन में धारणा है कि जीएसटी यानी कि पैन बेस, पैन नंबर रहेगा तो जीएसटी नंबर मिलेगा, ये कंपलसरी है। अच्छा, कई लोगों को ये लगता कि हम लोग तो एक्सपेंडिचर कंपनी है, वी आर एक्सपेंडिचर, नगर परिषद या बहुत जगह ऐसा होता है कि वेयर वी आर एक्सपेंडिचर, हम लोगों को गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है, हमको पैसा मिलता है और हम उसको बांटते हैं, उसको खर्चा करते हैं, चाहे रोड बनाने में, चाहे कचरा साफ करवाने में, चाहे लाइट लगवाने में, चाहे स्ट्रीट डेवलपमेंट करने में, या कचरा कोई भी विषय में। देयर आर सो मेनी गवर्नमेंट एक्टिविटीज विच इज कंडक्टिंग। हमारे एरिया में, मोहल्ले में सब जगह दिखता है, जिसमें साफ सफाई से लेके मेंटेनेंस से लेके या पब्लिक की सेवा करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं, गार्डन मेंटेनिंग, ये सब चीजों के काम होते हैं जो नगर परिषद, ग्राम पंचायत, ये सब चीजें काम करती है। तो हम लोग तो ये गवर्नमेंट एजेंसी हमसे तो कोई पैसा लेती नहीं है, दे आर नॉट अर्निंग एनी इनकम। So if we are not earning any income, so why we are liable for GST? तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर किया गया है कि अगर आप इनकम नहीं भी कमाते हैं बट आप एक्सपेंडिचर करते हैं, इसीलिए आपको ये नंबर लेना है, और ये नंबर लेने के लिए आपको पैन नंबर कोई कंपलसरी नहीं है। गवर्नमेंट एंटिटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्ट्रिक्टली engage in government activity, यानी जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, इनको टीडीएस का नंबर लेना कंपलसरी है। अगर वो कमर्शियल में एक्टिविटी है तो उनको 2 नंबर लेना है। एज अ रेगुलर डीलर, government required to take TDS is liable to take registration in normal courses। अगर मैं कोई ऐसा काम करता हूं जो टैक्सेबल है, यानी जैसे गवर्नमेंट क्या हुआ, कोई चीज का ऑक्शन करती है, यानी कोई चीज खरीदी और उसको बेची, या कोई चीज का पोजीशन लिया, उसमें कोई एक्टिविटी की, या कोई ऐसा शो ऑर्गेनाइज किया, या ऐसा कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसमें वो लोग एंट्री फीस ले रहे हैं, या ऐसी कोई एक्टिविटी है विच इज टैक्सेबल इन नेचर। वो है इस वजह से कमा रहे। हेलो, ऑल वेल? यस सर। हाँ, तो जहां गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लायबल है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए,
अगर वो ऐसी कोई सर्विस देते हैं, अब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कोई बिल्डिंग्स है गवर्नमेंट की और उसको हम रेंट पे देते हैं, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और जो रेंट आता है वो टैक्सेबल नेचर का है। तो ऐसे केसेस में वेयर वी आर डूइंग टैक्सेबल एक्टिविटी एंड डूइंग एक्सपेंडिचर ऑल्सो, तो इन दिस केस हम लोगों को 2 रजिस्ट्रेशन लेना है। वन एज अ रेगुलर डीलर, उसके लिए मुझे पैन नंबर जरूरी है। दूसरा एज अ टीडीएस डिडक्टर, टीडीएस डिडक्टर आप पैन नंबर पे भी ले सकते हैं, टेन नंबर पे भी ले सकते हैं। टैक्स डिडक्टेड एट अकाउंट नंबर जो आपको एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नंबर मिला हुआ है, वो बेसिस पे भी आप टीडीएस का नंबर ले सकते हैं, लेकिन ये तभी ले सकते हैं जब आप सिर्फ एक्सपेंडिचर वाली एजेंसी हो। बट अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली दोनों एजेंसी हो तो आपको इनकम के लिए रेगुलर डीलर का रजिस्ट्रेशन लेना है, जिसमें आपको लोगों को जीएसटी चार्ज करना है, और एक्सपेंडिचर के लिए आपको टीडीएस का नंबर लेना है, जिसमें आपको एक एक्सपेंडिचर पे पैसा काट के सरकार को जमा करवाना है। तो सिर्फ अगर एक्सपेंडिचर है तो पैन नंबर कंपलसरी नहीं है, 10 बेसिस पे आप जीएसटी का नंबर ले सकते हो। क्या रेट ऑफ टैक्स है? रेट ऑफ टैक्स मैंने जैसे आपको बताया कि अगर मैं विद इन स्टेट का ट्रांजेक्शन कर रहा हूं तो 2%, 1 CG 1 SG, और अगर मैं इंटर स्टेट का ट्रांजेक्शन कर रहा हूं तो 2% प्लेन IGST। ये क्लियर है? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट ओवर विच टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड, किस अमाउंट पे करना है। तो ये बहुत सिंपल वर्ड है, इसको याद रखिएगा। वेयर द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स, क्लियर कट, टैक्सेबल गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स और बोथ एक्सीड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ₹2.5 लाख। यहाँ वर्ड देखिए, एक है टैक्सेबल, सेकेंड है गुड्स और सर्विस और बोथ, थर्ड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इतना तो इससे क्लियर समझ में आ रहा है कि अगर गुड्स टैक्सेबल नहीं है जीएसटी में तो मुझे उस पर चार्ज करने की जरूरत नहीं है। मैंने किसी से, यानी मेरे को किसी ने, मैं गवर्नमेंट एजेंसी हूँ, मुझे किसी ने चावल दाल गेहूं मैंने लिया बांटने के लिए, कोविड के लिए, आई परचेज, गवर्नमेंट ने कोविड के लिए लिया, चलो भाई किराना दुकान में गए, वहां से किसी टेंडर करके 1,10,000 50,000 बोरी ये सब परचेज किया, आपने प्रोक्योर किया, दाल का परचेज किया, दाल का टेंडर निकाला, चावल का टेंडर निकाला, अनाज के किसी आइटम का काम किया, रिवर सर्विसेज लिया जो आपको अभी सर ने बताया भी, which is exempt in GST by nature, जो जीएसटी में एग्जम्प्ट आइटम है, तो उसके अगर उस चीज को लेके आप अपनी बुक्स में कोई खर्चा बुक कर रहे हैं तो उस पे कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, टैक्सेबल है, यानी कि नॉन टैक्सेबल में कौन, एक तो मैंने बता दिया जो आइटम एग्जम्प्ट होती है वो, देयर आर सर्टेन आइटम्स व्हिच आर नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी, दे आर आल्सो नॉट लायबल फॉर टीडीएस। अब नॉन कवर्ड आइटम कौन कौन सी है? पेट्रोल, डीजल, लिकर और ह्यूमन कंजम्पशन और समथिंग लाइक दिस, इस टाइप की जो आइटम्स है जो जीएसटी में कवर ही नहीं है उसको। अब एग्जांपल लेता हूं मैं कि आपने, चलो ठीक है, आपका ट्रैवलिंग का है, यानी आपके यहाँ गाड़ियां हैं, 50 गाड़ी आपकी क्लीनिंग की गाड़ियां हैं, अपने 50 गाड़ियों के लिए रोज आपको पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, तो वो गाड़ियों में डीजल लगवाया, तो जो डीजल पेट्रोल पंप वाले से कॉन्ट्रैक्ट है आपका, आप उसको भी रोज पेमेंट दे रहे हैं, एक ही कॉन्ट्रैक्ट आपने साल भर का कर लिया, उसको जो पेमेंट दे रहे हैं, whether we will be liable to deduct TDS? No, as the commodity is not taxable, तो उस पे नहीं काटना है। अच्छा, एक चीज और आ जाती है इसमें डिस्कस करते वक्त में कि मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है, 2 कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपने मुझे हायर किया, बोले बत्रा जी चलो आप अच्छा बताते हो, अच्छा सुनते हो, हम आपसे 2 कॉन्ट्रैक्ट करते, 2 लाख रुपए का जीएसटी कंसल्टेंसी और 2 लाख रुपए का इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, 4 लाख रुपए का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसमें क्या करना है, whether you will be liable to deduct TDS? Here it's no. No, sir, no. It's no.
Very clear cut no. There must be a contract of rupees 2.5 lakh above. Secondly, activity must be taxable. Third point, अगर मैं आपको चना तुअर दाल भी दे रहा हूं और साथ में जीएसटी की कंसल्टेंसी भी दे रहा हूं और मेरी जीएसटी कंसल्टेंसी 1 लाख रुपए की है और चना तुअर दाल 10 लाख रुपए का है, तो मैंने आपको 11 लाख रुपए का बिल दिया। अब क्या करना है आपको? क्या अब आप टीडीएस काटेंगे क्या? नहीं काटेंगे सर। हियर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ बिलो 2.5 लाख, तो यहाँ पे आपको नहीं काटना, मेरा टोटल सप्लाई से इग्नोर करना है। टैक्सेबल सप्लाई मेरा 2.5 लाख के ऊपर है तो मुझे टीडीएस काटवाना है, ये क्लियर है। अगर मेरी गुड्स की कमोडिटी टैक्सेबल नहीं है, खत्म। एक और आइटम है जीएसटी में बाहर होती है, दैट इज रियल एस्टेट, प्लॉट, फ्लैट, कमर्शियल प्रॉपर्टी सोल्ड आफ्टर पोजीशन। गवर्नमेंट ने कोई स्कीम बनाई, पीएमआरवाई एग्जांपल बता रहा हूं, कि फ्लैट्स बनाए हैं और वो फ्लैट्स बना के बेचे हैं एज इट इज, वेदर यू आर बुकिंग दैट एज थिंग्स, यानी वो आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो, खरीद रहे हो, चलो आपने खरीदा है, हियर यू आर बुकिंग एक्सपेंडिचर। आपने कोई फ्लैट खरीदा है तो फ्लैट का पैसा उसको दिया है, उसमें आपको टीडीएस काटना है क्या? That is a schedule 3 item which is not attracting GST, तो उसमें भी आपको नहीं काटना है। किसका काटना है समझ गए? दो ही कंडीशन, तीनों कंडीशन याद रखिएगा। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आइदर गुड्स और सर्विसेज और बोथ अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ₹2,50,000 तभी करना है। अच्छा एक चीज और है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी से 4 लाख रुपए का, यानी मैं आपकी जगह पे हूं, मैंने 4 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और मार्च महीने में मैंने 1.5 लाख रुपए दिया और मई में 2.5 लाख रुपए दिया, चेंज ऑफ फाइनेंशियल ईयर हो गया, तो 1.5 लाख रुपए पे टीडीएस काटना कि नहीं काटना? यहाँ तो 2.5 लाख के ऊपर पेमेंट नहीं है। नहीं सर काटेंगे ना, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 4 लाख है ना। एब्सोल्यूट राइट, एब्सोल्यूट राइट। यही विषय को मुझे बताना है कि आपको पेमेंट में ये देखना है कि फाइनेंशियल ईयर नहीं देखना है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख के ऊपर की है तो आपको काट लेना है। सिंपल सी बात है, आपने प्रॉपर्टी का रेंट लिया है, एक रेंटेड प्रॉपर्टी पे आपकी नगर परिषद खड़ी है, उस जगह का किराया है 30,000 रुपए महीना, 30,000 रुपए महीने का किराया है, तो 12×3 = 36 होते हैं, 3,60,000 रुपए होते हैं। अगर आपने बीच में भी, साल के बीच में भी अगर आपने वो रेंट पे लिया है और आपका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एनुअल रेंट एग्रीमेंट बना है, तो टोटल मिला के 3,60,000 रुपए का हो रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे काटना है। इज इट क्लियर? चले आगे बढ़ेंगे हम। व्हाट इज द पोजीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई? ये हमने बहुत क्लियर कर दिया। एग्जम्प्ट सप्लाई पे नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस। अच्छा ये बड़ी बात आती है कि मैं टीडीएस काटूंगा तो मेरे जो रेसिपिएंट है उसको क्या होगा, उसको ये पैसा कैसे मिलेगा? क्योंकि ये तो उसको मुझसे पैसा लेना था। मैंने गवर्नमेंट एजेंसी नगर परिषद को 10 लाख का बिल दिया, उसमें 1,80,000 का जीएसटी चार्ज कर दिया, ठीक है, 11,80,000 का बिल हो गया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत अच्छा काम किया कि 11,80,000 रुपए में से 2% तो इनकम टैक्स का जो टीडीएस काटना है काटा है, 2% जीएसटी का टीडीएस काटा है, बेसिक अमाउंट पे 20,000 रुपया। अब मुझे इसका पूरा जीएसटी भरना है 1,80,000 रुपया। तो अब ये जो 20,000 आपने मेरा काटा है, हाउ आई शुड क्लेम दैट थिंग? वेदर ये मेरे लिए क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया क्या? ये मेरा परचेज का टैक्स है बेसिकली। जीएसटी में कैसा होता है कि सेल के टैक्स में से परचेज का टैक्स माइनस कर दो, बचा हुआ पैसा भर दो। अब इसमें वो नहीं है, इट इज अ कैश डिपॉजिटेड बाय गवर्नमेंट फॉर यू, और डिफरेंस है यहाँ पे इनकम टैक्स और जीएसटी में। इनकम टैक्स में जब भी आप कोई टीडीएस काटते हैं तो रेसिपिएंट को एक फॉर्म होता है नेम्ड एज 26AS, उसमें ये ऑनलाइन एंट्री दिख जाती है और ही कैन क्लेम दिस अमाउंट एज अमाउंट पेड बाय समवन
अगेंस्ट हिज आउटवर्ड लाइबिलिटी, उसका जो टैक्स लाइबिलिटी है उसमें से वो ये जो टैक्स 26 ईयर्स में दिख रहा है, इट इज ही कैन एडजस्ट द सेम एंड पे द बैलेंस अमाउंट। बट जीएसटी में ऐसा है क्या? जीएसटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। जीएसटी है ना, गलती सारी तुम्हारी, जीएसटी का मीनिंग ये की है। तो यहाँ पे रेसिपिएंट को ये चीज मॉनिटर करनी पड़ती है कि जब भी कोई डिडक्टर, गवर्नमेंट एजेंसी है, अथॉरिटी डिडक्टर टीडीएस काटता है तो ये उसके खाते में 2A में सिर्फ एक दिखता है, इट इज नॉट अवेलेबल इन हिज कैश लेजर। नाउ ही हैज टू फाइल वन रिटर्न बाय विच एक्सेप्ट द टीडीएस। जब वो टीडीएस को एक्सेप्ट करेगा और वो रिटर्न सबमिट करेगा तब वो उसके कैश लेजर में जमा होगा। जब तक कि वो नहीं करेगा तब तक कि उसके लिए वो पैसा जमा नहीं होगा। हियर इट इज अ क्रिटिक्स, यानी ये थोड़ा सा गलत लगता है हमको जीएसटी में कि किसी ने मेरा पैसा काट लिया तो वो मेरे कैश लेजर में ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। व्हाई आई शुड फाइल वन रिटर्न एंड क्लेम द सेम? इसका लॉजिक जो मैं काफी जगह लेक्चर देता हूँ, काफी सीनियर्स मेरे साथ बैठ रहते हैं, तो उनका बोलना बहुत सिंपल सी बात है। बोले बत्रा जी ये आपका बोलना सही है कि आ जाना चाहिए, लेकिन आप ये बताइए कि क्या हमसे गलती नहीं हो सकती? हमने राम की जगह श्याम का नाम दे दिया तो अल्टीमेटली इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो बंदा टीडीएस एक्सेप्ट कर रहा है मीन्स वो ये एक्सेप्ट कर रहा है कि उसकी इनकम है उतनी। तो अगर मैंने गलत नाम से एंट्री डाल दिया, राम की जगह श्याम का डाल दिया और श्याम के कैश लेजर में चले गया, तो श्याम 10 लाख रुपए की जीएसटी भरने के लिए लायबल हो जाएगा। श्याम को 1,60,000 रुपए, 10 लाख पे जो जीएसटी लगता है 1,80,000, 2,000 ये क्लेम करके 1,60,000 रुपए भरना पड़ेगा। लेकिन अगर श्याम उसको एक्सेप्ट नहीं करके रिजेक्ट कर देता है तो फिर हमको मालूम पड़ेगा कि हम कहाँ गलत हुए हैं एंड हु इज द रियल सर्विस प्रोवाइडर। तो सर्विस प्रोवाइडर शुड चेक द 2A एंड देन चेक द कंटेंट्स कि हाँ आपको उसने उसको जो टीडीएस में एंट्री दिख रही है ये उसकी इनकम है, वो ये टीडीएस को एक्सेप्ट कर रहा है और अब वो इस पे जीएसटी भरेगा और वो जीएसटी भरने के लिए ये जो 2% कटा है ये उसमें एडजस्ट करेगा, या तो ये टीडीएस को वो रिफंड क्लेम करेगा। इट इज अमाउंट ट्रांसफर टू कैश लेजर which can be claimed as refund if not availed। अगर मेरी कैश, मेरे पास खरीदी भी बहुत है, मैंने 100 करोड़ का खरीदी किया है, उसमें से सिर्फ 10 करोड़ का माल बिका है गवर्नमेंट को, 10 करोड़ पे 1 करोड़ 80 लाख रुपए जीएसटी लग गया है, तो 1 करोड़ 80 लाख में से भी आपने 10 करोड़ रुपए में से 20 लाख रुपए काट लिया है। तो अब क्या करूंगा मैं? मेरे पास तो 100 करोड़ रुपए का माल खरीदी पड़ा था, उसका पूरा आईटीसी पड़ा हुआ है, अब ये 20 लाख रुपए में क्या करूंगा? तो इसमें ऑप्शन मेरे पास है कि आई कैन क्लेम द टीडीएस, जो ये टीडीएस 20 लाख रुपए का कटा है और उसको मेरे कैश लेजर में अवेलेबल करवाऊंगा और उस कैश लेजर को मैं रिफंड में क्लेम करूंगा दैट it is my TDS deducted by this government agency which is not utilized as I have the input tax credit available in my account। मुझे आज मेरे पैसे की जरूरत है तो ये टीडीएस को रिफंड हो सकता है। ये सेम प्रोविजन इनकम टैक्स में भी है कि टीडीएस की वजह से कई लोगों का इनकम टैक्स रिफंड में आ जाता है। नॉर्मली हम लोग कई गवर्नमेंट एजेंसी में भी देखते हैं कि जो एचआर है वो शुरू के 9 महीने में टीडीएस काट लेता है और बाद में हम उसको बताते हैं कि मेरा ये इन्वेस्टमेंट है तो टीडीएस ज्यादा कट गया है, तो वो ऑफिसर बोलता है कि तुम्ही रिफंड घेऊन घ्या, जे जास्त महिने कापला आहे ते तुमच्या 26 AS मध्ये दिसेल, ते तुम्ही एक्स्ट्रा भरलेला आहे, अशा करून मी तुम्हाला सर्टिफिकेट देतो, त्याच्यासोबत तुम्ही ते रिफंड करून घ्या, ते तुम्हाला रिफंड भेटून जाईल। ये क्लियर कट नियम है। सेम वही नियम यहाँ पे टीडीएस का भी है, मुझे एक्सेप्ट करके कैश लेजर में अवेलेबल करवाना है और जब कैश लेजर में अवेलेबल हो जाएगा उसके बाद मुझे या तो इसको मेरी आउटपुट लाइबिलिटी में एडजस्ट करना है या तो इसको रिफंड क्लेम करना है, ये मेरे लिए ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। व्हाट शैल बी द टाइम पीरियड विद इन विच, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि टीडीएस रिटर्न क्या होता है, कब भरना है।
सरकार का नियम यही है कि अगर आपने किसी का भी टीडीएस काटा है तो महीना खत्म होने के बाद अगले महीने की 10 तारीख के पहले आपको इसका भुगतान फाइनेंस मिनिस्ट्री को कर देना है। और इसके साथ में सिर्फ भुगतान कर देना यानी कि टैक्स पेमेंट कर देना नहीं होता है, उसका रिटर्न भी फाइल कर देना है। और रिटर्न फाइल तभी होगा जब आप टैक्स का भुगतान करेंगे। जीएसटी में टैक्स पेएबल करके कोई रिटर्न फाइल नहीं होता कि मैंने इतना पैसा काटा है लेकिन जमा नहीं किया, ऐसा नहीं है। जितना पैसा आप काटेंगे उसको अगले महीने की 10 तारीख के पहले टीडीएस रिटर्न जीएसटीआर 7 के साथ में सरकार तक के जमा करवा देना है और ये लिस्ट भी देना है कि आपने किस किस का कितना टीडीएस काटा है। ये हमने बता दिया कि जब टीडीएस कटता है तो हाउ द डिडक्टी कैन क्लेम, ही विल द डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्शन 2A में दिखेगा, उसके बाद में उसको एक्सेप्ट करके करना पड़ेगा और ये उसके लिए अवेलेबल रहेगा फॉर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी और रिफंड। अच्छा, एक प्रोविजन नॉर्मली बहुत कम अप्लीकेबल होता है लेकिन ये प्रोविजन है, इसको प्रोविजो बोला गया है। प्रोविजो यानी सब्जेक्ट टू, यानी कि ये सब ऐसा है मगर, अपन पूरी कहानी बताते ना, ऐसा नहीं ऐसा 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 है, मगर क्या, व्हाट इफ, इसमें इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों एक ही स्टेट में है और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अलग है तो क्या होगा, तो वहां पे टीडीएस नहीं काटना है। ये एग्जांपल में मैंने समझाया है। लोकेशन ऑफ सप्लायर मुंबई महाराष्ट्र का है, उसकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई है जिससे उसने सर्विस लिया है वो भी महाराष्ट्र का है, मुंबई का, तो वो सीजीएसटी चार्ज करेगा और मैं भी सीजीएसटी करके उसका 2% टीडीएस काट लूंगा और जमा करवा दूंगा। मैं मुंबई में हूँ, लोकेशन ऑफ सप्लायर जिसने सप्लाई किया है मुझे, और लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई एमपी में है, उसने वहां पे कोई सर्विस मुझे दिया है, तो क्या करना है, आईजीएसटी करना है। यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा क्योंकि प्लेस ऑफ रेसिपिएंट मुंबई का है, यहाँ पे रेसिपिएंट टीडीएस काट रहा है, टीडीएस के लिए उसको प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से काटना है। प्लेस ऑफ सप्लाई एमपी थी, ये मुंबई में है इसलिए इसने काट लिया आईजीएसटी, उसको रिफंड मिल जाएगा। लोकेशन ऑफ सप्लायर मुंबई है, प्लेस ऑफ सप्लाई एमपी है और ये गुजरात है, तो भी आईजीएसटी काटना है। बट ये फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन ऑफ सप्लायर मुंबई, प्लेस ऑफ सप्लाई भी मुंबई और प्लेस ऑफ रेसिपिएंट इज डिफरेंट, तो क्या करना है, तो टीडीएस नहीं काटना। यहाँ बहुत सिंपल है लेकिन ये केसेस कभी नहीं आते अपने केस में, इसलिए इसको सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट को यूज करिए, इसलिए मैं इस पर भी ज्यादा फोकस नहीं करना चाहता हूँ। सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, when you learn how much you are worth, you will stop giving discounts. जब आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी कीमत क्या है, आप डिस्काउंट देना बंद कर देंगे। कई बार लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे पूछते हैं, मेरी फीस बात करते हैं या किसी से भी बात करते हैं और फिर वो डिस्काउंट मांगते हैं, और अगर जब मैं डिस्काउंट उनको दे देता हूँ तो उनको लगता है कि इसकी कीमत इतनी ही थी इसीलिए इसने डिस्काउंट दिया है। मैं किसी को 1 लाख रुपए बिल देता हूं और वो आता है मेरे पास बार्गेन करने के लिए और मुझे 30,000 रुपए या 60,000 रुपए या 50,000 रुपए देके जाता है, तो उसने मेरी कीमत 50,000 समझी थी और मुझे भी मेरी कीमत 50,000 लगी, इसलिए मैंने डिस्काउंट दे दिया। प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनलिज्म क्या बोलता है, जब आपको आपकी कीमत मालूम पड़ जाएगी तो आप उतना बिल करेंगे और फिर आप डिस्काउंट नहीं देंगे। मुझे मेरा मालूम है कि मेरी कीमत 1 लाख रुपए है, मैंने बिल 1 लाख रुपए का किया है, तो मैं किसी को डिस्काउंट दूंगा नहीं। ये प्रिंसिपल आप समझ लीजिए। अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं, इससे आपको खुशी होती है कि हाँ मेरा पेमेंट आ गया है, या आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आपको खुशी होती है कि आपको डिस्काउंट मिल गया, बट इससे दिमाग में एक भाषा पक्का आती है कि उस चीज की, उस गुड्स की, उस सर्विस की कीमत उतनी थी तभी उसने मुझे डिस्काउंट दिया, या तभी मैंने उसको डिस्काउंट दिया कि हाँ मेरे को तुम
मेरे को मालूम था 5 लाख का बिल कर रहा हूँ, 3 मिलने वाला है, इसलिए मैंने पहले 5 दे दिया था और बाद में 2 लाख का डिस्काउंट दे दिया. This is not a professionalism. Professionalism says when you learn how much is your worth, you will stop giving discounts और लोग आपसे मांगना भी बंद कर देंगे जब आपकी कीमत की आप बात करेंगे. Consequences of non-compliance with TDS provisions. TDS डिडक्ट करना था, आपने नहीं किया, आपको इंटरेस्ट लगेगा 18% का और विद TDS अमाउंट आपको भरना पड़ेगा. जब भी आप भरोगे, आपने 10 लाख रुपए की सर्विस ली थी, 10 लाख रुपए पे आपने TDS काटना चाहिए था, आपने काटा नहीं. आपको ये जितने दिन बाद करेंगे पर डे के हिसाब से 18% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा और TDS रिटर्न्स में आगे दिखाना पड़ेगा. तो अलॉन्ग विद TDS आपको इंटरेस्ट लगेगा. TDS सर्टिफिकेट नॉट इशूड. TDS सर्टिफिकेट एक कंसेप्ट था जो लॉ में आया गया, लेकिन ये कोई इशू नहीं करना पड़ता है. हम जब TDS रिटर्न की इंफॉर्मेशन डालते हैं तो इट ऑटोमेटिकली पोर्टल जनरेट द TDS सर्टिफिकेट. बहुत पहले हुआ करता था, कंसेप्ट था कि एक 5 दिन के अंदर हमको TDS सर्टिफिकेट देना चाहिए, बट कोई बनता नहीं है और कोई दिया नहीं जाता. ऑनलाइन है, वहीं पे मिल जाता है. थर्ड है TDS डिडक्टेड बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट और पेड आफ्टर द 10th. 10 तारीख के बाद भरा है तो क्या होगा, सेम वही है, इंटरेस्ट पे करना है और साथ में लेट फी भी लगेगी. लेट फी क्या है? लेट फी वेरी सिंपल, 100 रुपीज पर डे अप टू 5,000. दिस इज 1 एक्ट. तो टोटल क्या हो गया, 2 एक्ट है हमारे यहाँ CGSG. तो 200 रुपए पर डे अप टू 10,000. 10,000 रुपए तक के आपकी लेट फी जा सकती है. ये सरकार का सिर्फ एक झोला है जिसमें 100 रुपए और 5,000 बोला जाता है, वो पर एक्ट के हिसाब से है. इज देयर एनी रेमेडी इफ एक्सेस अमाउंट अगर पेड हो गया तो, या डिडक्टेड एंड पेड हो चुका है तो? मैंने राम की जगह श्याम का काट लिया, श्याम की जगह गणेश का काट लिया, 1 लाख की जगह मैंने उसको 10 लाख ट्रीट कर लिया, या 10 लाख की जगह 1 करोड़ कर लिया और उसके हिसाब से TDS काट लिया और जमा कर दिया, तो क्या नियम है? गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ, गलती सबसे हो सकती है, गलती आपसे हुई है, कोई तकलीफ नहीं, यू कैन अमेंड द TDS रिटर्न. TDS में आप अमेंडमेंट कर सकते हैं. राम की जगह श्याम किया तो श्याम की जगह राम कर दीजिए, अमेंडमेंट का ऑप्शन है. एररनेसली एक्सेस पेड हो गया है, आप एक्सेस को रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं, बट उसकी कंडीशन एक ही है कि जो रेसिपिएंट है उसने इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. अगर उसने एक्सेप्ट करके कैश लेजर में ले लिया है और इस कैश लेजर में अब उसकी प्रॉपर्टी बन गई है तो आप उसको रिफंड नहीं ले सकते. आपने किसी को खाना दिया और उसने वो खाना खा लिया तो आप उससे वापस मांग सकते क्या? नहीं मांग सकते. आपने खाना दिया, उसने खाना खाया नहीं है तो आप वापस मांग सकते. वेरी सिंपल लैंग्वेज. इफ the deducted amount is already credited to the electronic cash ledger, means he has accepted the TDS and amount is credited to the cash ledger, then the same cannot be refunded. Otherwise आप उसको TDS रिटर्न को रिवाइज कर दीजिए, वो बैलेंस आपके कैश लेजर में आ जाएगा. इस कैश लेजर अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया है, 10 लाख की जगह आपने 1 करोड़ दिखा दिया तो आप TDS, और उसने एक्सेप्ट भी नहीं किया है, आप अगले रिटर्न में उस 1 करोड़ को 10 लाख कर दीजिए. जो एक्सेस पेड है वो आपके कैश लेजर में आ जाएगा. या तो वहां कर लीजिए, या तो एक रिफंड एप्लीकेशन का ऑप्शन है RFD 01, उसमें भी है एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स, यू कैन क्लेम दैट अमाउंट ऑल्सो. बट कंडीशन यही होना चाहिए कि रेसिपिएंट शुड नॉट क्लेम दिस इन हिज कैश लेजर. उसने उसको एक्सेप्ट करके कैश लेजर में नहीं क्लेम करना चाहिए. अगर वो कर लिया तो खत्म, चिड़िया छुप गई खेत. अच्छा, हम एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम में सबसे पहले क्या देखते कि क्या नहीं पढ़ना है कि नहीं? पहले वही देखते क्या नहीं पढ़ना है. जैसे जो देखा जाता कि पिछली एग्जाम में ये आ गया, अब ये नहीं आने वाला, ये छोड़ दो. ये चैप्टर पे ये आ गया, अब ये नहीं आएगा, ये छोड़ दो.
तो वैसा ही प्रोविजन आपको टीडीएस में याद रखना है कि कहाँ टीडीएस नहीं काटना है। वेयर टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स इज अप टू 2.5 लाख, नहीं काटना है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2 लाख से 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख से ज्यादा है इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट बट टैक्सेबल डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख, नहीं काटना है। इन केस ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स और सर्विसेज, नहीं काटना है। इन केस वेयर गुड्स ऑफ विच जीएसटी इज नॉट अप्लीकेबल लेविएबल, मैंने बताया पेट्रोल डीजल दारू इन पे नहीं है, इस पे नहीं लगाना है। इन केस पेमेंट टू अनरजिस्टर्ड सप्लायर, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है या वो लायबल नहीं है, आपको नहीं करना है। इन केस ऑफ सेल्स कंपोनेंट, सेल्स के लिए है तो नहीं करना है। इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, जहां फ्रेट होता है या ऐसी कोई चीजें है जहां आरसीएम में आपको टैक्स भरना है, आप उसमें पैसा नहीं काटेंगे। वेयर द पेमेंट रिलेट टू टैक्स इनवॉइस इशूड बिफोर 1/10/18, आपने बाद में पेमेंट किया लेकिन इनवॉइस पहले का है, तो जीएसटी में क्या होता है, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर टैक्स इज पेएबल। तो यहाँ इनवॉइस पहले हो चुका है, आपको नहीं भरना है। इन केस ऑफ एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3, जो मैंने बताया कि प्लॉट है या प्रॉपर्टीज है, उस पर कुछ डिफाइन किया है तो आपको नहीं भरना है। लोकेशन सप्लायर, ये मैंने बता दिया। वेयर इशूड इनवॉइस सेल गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स, जिसमें वैट लॉस के हिसाब से था उसमें नहीं है। और कभी एडवांस आपको मिल चुका है 1/10/18 के पहले, उसके लिए है तो उस पर भी नहीं करना है टू द एक्सटेंट जब तक ये का पेमेंट एडवांस था। ये हो गया सीधा सीधा टीडीएस के प्रोविजंस, कब लगना है, किसने काटना है, कब नहीं काटना है, कितना काटना है और रेसिपिएंट ने कैसे क्लेम करना है। ये सारे टॉपिक्स अभी हमने कवर कर लिए। नाउ स्टेप टू फाइल रिटर्न। तो इससे पहले स्टेप टू फाइल रिटर्न के पहले में आप एक प्रोविजंस, प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, क्वालिटी इज नॉट एन एक्ट, इट इज अ हैबिट। अच्छा काम करना, अच्छे से काम करना, ये आपकी आदत होनी चाहिए, कोई ये नहीं शो नहीं। आज बॉस आने वाले हैं तो अच्छे से गाऊंगा, अच्छे कपड़े पहन के आऊंगा। आज जेसी साहब आ रहे हैं तो फाइल अच्छे से करूंगा, फाइल पे कवर चढ़ाऊंगा, धागा बांधूंगा, फाइलिंग प्रॉपर करूंगा, या ऐसे कोई काम किसी को दिखावट के लिए करना है। जैसे होता था ना स्कूल में, आज इन्विजिलेटर आने वाले हैं तो बोर्ड पे नाम भी लिखा हुआ है, कितने हाजिर न हाजिर, ये वो सब प्रॉपर ड्रेस में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वालिटी जो करता है ना वो उसकी हैबिट में होना चाहिए, एक्ट नहीं होना चाहिए कि किसी को दिखाने के लिए मैं अच्छा काम कर रहा हूं। मैं हमेशा अच्छा काम करूंगा और वही प्रोफेशनल है जो इस चीज को मानता है, जो क्वालिटी को एक हैबिट मानता है, एक्ट नहीं। कोई आ रहा है या कुछ हो रहा है तो मैं अच्छा करूं, नहीं, आप हमेशा करो, उसको एक हैबिट में बनाओ, अच्छी आदत में बनाओ, तो आप अच्छा काम कर पाएंगे। नाउ हाउ टू फाइल टीडीएस रिटर्न। टीडीएस रिटर्न जब आप जमा करते हैं तो रिटर्न्स डैशबोर्ड में जब आप जाते हैं तो वहां पे ये चीज पूछी जाती है आपको। ये बेसिकली सिर्फ 3 कॉलम आपको ध्यान रखना है। एक डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड, अमेंडमेंट, थर्ड पेमेंट ऑफ टैक्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात है कि आपको हर महीने के टीडीएस रिटर्न फाइल करना है, ना फाइलिंग पे लेट फी है। ठीक है, आप समझ गए आप? तो रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं क्या? हाँ सर, रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं क्या? अमेंड कर सकते हैं सर, मैं अभी पॉइंट पे आ रहा हूँ, अमेंड रिटर्न पे। ओके ओके, पहला है डिटेल्स ऑफ टैक्स इनवॉइसेस टू बी अपलोडेड। यहाँ पे आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन डालना है। जीएसटीएन ऑफ सप्लायर, जिसका आपको टीडीएस काट रहा है, उसका क्या टैक्सेबल वैल्यू है वो आपको दिखाना है, किस प्लेस की है वो दिखाना है। फिर वो नेचर अपने आप टैक्स को कैलकुलेट कर लेगा। बेसिक वैल्यू आपको यहाँ डालना है, ग्रॉस नहीं डालना है। यहाँ से वो कैलकुलेट करेगा आइदर सीजी, एसजी और आईजी, ये आपको करना है। फिर इस टाइप का ये चार्ट उसमें पूरा अपडेट होता है, जैसा आप डालेंगे तो ये चार्ट उसमें अपडेट हो जाता है। दैट इज नोन एज प्रोसेस टीडीएस डिटेल।
कि जैसे इसमें आपको ये चीज ध्यान रखना है, जब आप जीएसटीएन डालेंगे तो ये नेम आता है, तो यहाँ आपको मॉनिटर करना है और यहाँ पे आप एडिट करके डिलीट कर सकते हैं जब आपको ऐसा लग रहा है कि नाम मैच नहीं हो रहा है। आपने देखा ये बत्रा एंड बत्रा का है तो आपने नाम डाला, लेकिन ये तो कोई याकूब मेनन दिख रहा है यार, ये तो मैंने टीडीएस बत्रा एंड बत्रा का काटा, ये तो याकूब मेमन दिख रहा है। देन रीचेक वेदर द सेम इज देयर और नॉट। अगर वो गलत है तो आपको उसको ठीक करना है। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन, डिलीट का ऑप्शन दोनों होता है बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। दिस इज व्हाट दिस इज। आफ्टर दैट वी हैव अमेंडमेंट ऑप्शन। अमेंडमेंट में टीडीएस रिटर्न में नेक्स्ट मंथ जब आप तो जब अमेंडमेंट होता है तो वो पूछता है कि किसका अमेंडमेंट करना है। नेम ऑफ डिडक्टर, डिडक्टी जिसका आपने काटा है और वो कौन से महीने का है। ऐकायला येत नाही. हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, मैं आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है? ओके, आ रही है सर, आ रही है। ओके, थैंक यू मैम। अमेंडमेंट इन टीडीएस रिटर्न्स में ये ऑप्शन होता है कि आपने राम का श्याम कर दिया तो नेम ऑफ डिडक्टी आप चेंज कर सकते हैं, अमाउंट चेंज कर सकते हैं, जीएसटी एलिमेंट चेंज कर सकते हैं, बट कंडीशन यही है ही शुड नॉट हैव एक्सेप्टेड इट। अगर उसने वो एक्सेप्ट कर लिया है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय उससे पैसे वापस मांगने का। आपने राम की जगह श्याम डाल दिया, 1 करोड़ रुपए का टीडीएस था, 1 करोड़ का सप्लाई था, उस पर आपने 2 लाख रुपए काट दिया। श्याम बोलता है मैंने सप्लाई तो किया नहीं, मेरे को बढ़िया 2 लाख रुपए टीडीएस में दिख रहा है, मैं इसको एंड कैश एक्सेप्ट कर लेता हूं और कैश लेजर में डाल के रिफंड क्लेम कर लेता हूं, या कैश लेजर में लेके आईटीसी यानी वो मेरी आउटपुट लायबिलिटी में एडजस्ट करता हूं। अगर वो एक्सेप्ट हो चुका है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है अमेंडमेंट करने का। तो रिवाइज रिटर्न मींस, रिवाइज रिटर्न बहुत पुराना वर्ड हुआ करता था जब वैट और डब्ल्यूसीटी में थे। जीएसटी में अमेंडमेंट ऑप्शन होता है। जैसे हमारी सेल डीड होती है ना, सेल डीड में अगर कोई बदलाव होता है तो क्या होता है, या नोटिफिकेशन आता है तो बदलाव क्या होता है कि रीड दिस विद दिस, इसको ये शब्द पढ़ा जाए। वैसा ही अमेंडमेंट होता है कि ये जो पुराना नाम था उसको ये नाम नहीं करके ये नाम पढ़ा जाए, ये रुपए को इतना नहीं इतना पढ़ा जाए, ये टैक्स को ये नहीं ये पढ़ा जाए, ऐसा अमेंडमेंट जाता है। व्हाट यू वांट टू मेक द चेंजेस इन द अर्लियर रिटर्न फाइल्ड। आप पुराने रिटर्न को छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो एक ब्लैक बॉक्स हो गया, वो वैसा दिखेगा जिंदगी भर। हाँ, आप बदलाव कर सकते हैं, बदलाव में आप जीएसटीएन नंबर नाम चेंज कर सकते हैं, बेसिक अमाउंट चेंज कर सकते हैं, टैक्स अमाउंट चेंज कर सकते हैं, तीनों चीज चेंज कर सकते, बट कंडीशन है ही शुड नॉट हैव एक्सेप्टेड। इफ ही हैज एक्सेप्टेड देन चिड़िया चुग गई खेत। उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे है आपका पेमेंट ऑफ टैक्स। जब आप कैश लेजर में पेमेंट डालते हैं तो कैश लेजर में डालने के बाद में यहाँ से एक रिटर्न को ऑफसेट करना पड़ता है। चालान पेमेंट ऑफ टैक्स करने में चालान क्रिएट होता है और चालान आप बाहर से भी क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद में ये रिटर्न्स को आपको यहाँ पे ऑफसेट करना पड़ता है। यानी ये जो लाइबिलिटी है ये ऑटोमेटिक लाइबिलिटी आ जाती, कैश लेजर बैलेंस आता है, और फिर ये यूटिलाइज करने के बाद में आपको जीएसटीआर 7 को फाइल करना पड़ता है। 3 स्टेप में क्लियर है, आउटवर्ड लाइबिलिटी, चालान, ऑफसेट, खत्म। 3 स्टेप है। इसमें यूट्यूब के 50 वीडियो आपको मिल जाएंगे जो आपको डेमो करके भी दिखा देंगे, बट इसमें कुछ है नहीं। कंसेप्ट है कि कब मुझे काटना है, नहीं काटना है, किसका काटना है, कितना काटना है, और गलती हो गई तो क्या सुधार करना है और मैं कब तक सुधार कर सकता हूं, ये चीजें देखना है और अवेयरनेस करवाना है कि लोग प्रॉपर इस चीज को फॉलो करें। इस तरीके से इसके टीडीएस रिटर्न को फाइल किया जाता है। लास्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनलिज्म इज वेरी सिंपल। द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस is to create customer
हु क्रिएट कस्टमर। मेरा उद्देश्य अगर ये है कि मैं कस्टमर क्रिएट करूं, मेरा बिजनेस का उद्देश्य होना चाहिए कि मैं ऐसे कस्टमर क्रिएट करूं जो आगे में कस्टमर क्रिएट करे। जो आया उसको हलाल बना दिया तो फिर वो आपके बिजनेस नहीं बनेंगे, आप प्रोफेशनल नहीं बनेंगे। किसी को मूर्ख बनाना आप एक बार बना सकते, 2 बार बना सकते, बट ही विल नॉट क्रिएट कस्टमर फॉर यू। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म इज वेरी सिंपल। मैं आपको सलाह दे रहा हूं, क्या सलाह दे रहा हूं कि आप 3 जन को बताएंगे कि बत्रा जी अच्छी सलाह देते हैं। अगर मैंने आपको पैसा काट लिया तो क्या आप मेरे पास किसी को भेजेंगे या आप आएंगे दोबारा? द पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट कस्टमर हु क्रिएट कस्टमर। तो ये मेरा प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनलिज्म और टॉपिक ऑफ द डे था। मैंने सर को बोला था कि आई विल कवर 12:30 तक के मेरा एक सेशन लूंगा, तो आई एम देयर ऑन टाइम। तो नाउ इट्स रिक्वेस्ट द forum is open for question answer. Makran sir, are you there? Yes, sir, I'm there. Yes, sir. Now the forum is open for question answers. Sir, there are 2-3 questions in chat box. Sir, आप वो बता देंगे क्या? मैं थोड़ा सा familiar नहीं हूँ सर उससे. Yeah. Whether GST registration as normal taxpayer is required if it transfer goods or services to another department. अनदर डिपार्टमेंट यानी क्या टैक्सेबल गुड्स है कि आपकी नॉन टॅक्सेबल गुड्स है सर, बताइए. पुरुषोत्तम, मिस्टर पुरुषोत्तम आहे, तुम्हाला काय एक्झॅक्टली म्हणायचं होतं? हॅलो मिस्टर पुरुषोत्तम, आई थिंक ये हैज लेफ्ट द सेशन. हाँ नहीं, वही क्या होता है सर, मेरा बोलना सिंपल सा है कि अगर आप टैक्सेबल गुड्स में डील कर रहे हैं तो आप विद इन स्टेट में काम कर रहे हैं और आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो विद इन स्टेट में आपको नहीं लगता है जीएसटी लगाने की जरूरत. इंटर स्टेट करेंगे तो आपको लगेगा. एंड सेकेंडली गुड्स मस्ट बी टैक्सेबल. And sir, second question is what about GST TDS deducted before 1st October 17? Can we refund it to supplier? सर पहले आपने काटा ही नहीं होगा 1 अक्टूबर 18 के पहले जीएसटी का टीडीएस, क्योंकि आपने जमा ही नहीं करवाया होगा, क्योंकि ये जमा करने का ऑप्शन ही नहीं था. और अगर आपने जमा करवाया है तो ही हैज राइट टू क्लेम, क्योंकि आपने काटा और आपने जमा ही नहीं किया होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपसे मांगा ही नहीं था. There were no mechanism to file the TDS return. So means you have deducted and kept in your treasury. It is not डिपार्टमेंट, इसने आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री को पैसा दिया ही नहीं है ये, तो आपको तो उसको कस्टमर को पैसा वापस करना है. It is the amount deducted and kept with yourself. Here TDS is you are deducting and depositing with government. He is claiming from government. Before 1 अक्टूबर 18 आपने काटा और जब जमा ही नहीं करा है सरकार के पास, तो वो किससे क्लेम करेगा? He will claim from you only. आपको वो पैसा वापस करना है. मिस्टर अमित शेट्टी प्लीज विचारा, काय विचारायचं? अमित शेट्टी तुम्ही हात रेज केलाय. हाँ विचारा. बोलिए सर. हम लोग ने ना लैंड एक्वायर किया है डंपिंग ग्राउंड के लिए. किसके लिए? डंपिंग ग्राउंड. राइट. हाँ, लैंड एक्विजिशन के तरफ से लैंड एक्वायर किया है, कलेक्टर ऑफिस से मीटिंग कमेटी की तरफ से. हम लोग को लैंड एक्वायर किया, तो उससे टीडीएस कट करने का है कि नहीं? दैट इज अ शेड्यूल 3 आइटम. शेड्यूल 3 आइटम पे कोई भी नहीं कटेगा, ना उस पे लैंड पे जीएसटी लगता नहीं है. इमूवेबल प्रॉपर्टी इज आउट ऑफ जीएसटी. ओके. टीडीएस सर? हाँ, जीएसटी टीडीएस ही बोल रहा हूं मैं. ओके, थैंक यू. हाँ, शेड्यूल 3 आई कवर्ड दैट कि रियल एस्टेट जो आपने, अगर यही चीज अगर आपने अंडर कंस्ट्रक्शन वाला कोई फ्लैट लिया होता, ओके, जैसे आपने कोई ऑफिस बनाने के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डर से ऑफिस लिया होता, हाँ, तो डेफिनेटली आप लोगों को प्रोविजंस आ पाते थे. बट लैंड पे नहीं आएगा. जो शेड्यूल 3 में डिफाइन आइटम है, जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइन की गई है, उसमें ये चीज नहीं आती है. उसमें आपको टीडीएस नहीं काटना है.
ओके, थैंक यू सर। मेरा एक सवाल था यस मैडम प्लीज। सर, आपने जो बोला है 1/7/17 और 1/10/18 के बीच में अगर टीडीएस काटा होगा या नहीं काटा होगा, हाँ तो उसका लायबिलिटी नहीं है, वो भरना नहीं है, बिकॉज हैंगिंग था उस वक्त, कुछ एक्चुअल नहीं था। राइट प्री मैच्योर्ड भी इंट्रोड्यूस करता था सर, लेकिन हमारे यहाँ पर उसका एक ऑडिट पॉइंट हुआ है कि उस पीरियड में जो भी हमने बिल्स दिए हैं उसका वैट काटना चाहिए था, हाँ, वैट काटना चाहिए था उसका। वैट मैंने वही आपको आगे में बोला भी, आपने शायद ये पढ़ा होगा कि जिसमें वैट टीडीएस कटा है वो आपको एमजीएसटी के डिपार्टमेंट में जमा करना है, वो यहाँ के लिए जीएसटी के नहीं है, दैट इज नॉट अ जीएसटी पोर्शन, वो महाराष्ट्र स्टेट वैट वालों का है WCT एक्ट के लिए। नहीं, लेकिन वैट था क्या तभी 1/7/17 के बाद में ही था। अब कुछ गवर्नमेंट एजेंसी शायद कुछ एक्टिविटी पे बता देवे कि ये करना है, बट रूल के हिसाब से नहीं था। तो फिर सर वो ऑडिट पॉइंट का हम जवाब किस प्रोविजन है क्या कोई जीएसटी में, इसका ऑडिट पॉइंट का जवाब कैसे देंगे? मैडम मैं जीएसटी का प्रोविजन बता दूंगा कि जीएसटी में टीडीएस 1/7/1/10/18 से इंप्लीमेंट हुआ है, तो उस पीरियड के बाद वालों में जीएसटी टीडीएस लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ये तीन में से लगेगा। उससे पहले में नहीं लगेगा, ये ऑटोमेटिक इसका मीनिंग है। तो उसका प्रोविजन क्या है? 1/10/18 के बाद लगेगा उसका? सेक्शन 51 गेट इंट्रोड्यूस इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1/10/18। ओके सर। सर और एक क्वेरी था हमारा कि हमारा एक जो सप्लायर है, सपोज उसका कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख का हो गया है, लेकिन उसका ओवरऑल बिजनेस 40 लाख के अंदर है, तो इसलिए उसने जीएसटी लिया ही नहीं है, बिकॉज नहीं लायबल फॉर जीएसटी। नहीं है, मैंने आपको बोला ना कि अनरजिस्टर्ड डीलर से सप्लाई कर लेने में आपको कोई जीएसटी टीडीएस नहीं काटना है। Okay sir, thank you. If you are dealing from unregistered supplier, if you are dealing in your supplier is a exempt supplier, if your supplier is a immovable property supplier, आपको नहीं काटना है। मैं ये स्लाइड में मकरन सर को पीपीटी दे देता हूँ, ये पीपीटी मकरन सर जो भी आज के अटेंडेंट है कृपया करके उन तक के पहुंचवा दीजिए, ताकि जो डाउट रहेंगे वो कभी भी ये लोग पूछ पाएंगे मुझसे भी, और काफी चीजें पढ़ने के बाद भी क्लियर हो पाएगी। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। सर हेलो। हाँ बोलिए ना सर, जो मैडम ने क्यूरी आपसे पूछी उससे रिलेटेड ही है। अब जो हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो डिडक्ट करते हैं, इसमें डिडक्टर कैटेगरी में आते हैं हम लोग, तो ये कब से स्टार्ट हुआ था सर? 1/10/18 सर एक्चुअली 1/10/2018 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन डिडक्शन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी जीएसटी के साइड पर। हमारे सीए लोग बोल रहे थे कि जीएसटीआर 7 जो अभी तक कुछ आया नहीं है, तो वो मेरे ख्याल से 2019 से वर्किंग में आया, ऐसा हमारे जो सीए है यहाँ के वो इनका बोलना ऐसा था। कुछ नहीं सर, कोई नहीं, वो बात गलत है, हो ही नहीं सकता सर। सारी दुनिया ने टीडीएस काटा है, सारी दुनिया ने टीडीएस भरा है सर। 1/10/2018 से ही क्या? हाँ एक्ट में है ना सर, इट इज अ प्रोविजन ऑफ एक्ट ना। हाँ, तो जो ऑनलाइन फैसिलिटी थी या जीएसटीआर 7 जो फ्रॉम द फर्स्ट डे अच्छा सवाल ही नहीं आता कि 18 वो नहीं था वहां पे। ओके अंडरस्टैंडिंग इशू ऑफ द सीए और द कंसर्न फाइनेंशियल पीपल देयर, बट ये नहीं है। ओके सर, थैंक यू। सर हाँ जी बोलिए। सर जी, आपने बताया कि 2.5 लाख के ऊपर बिल होगा तो आपको टीडीएस कट करना पड़ेगा, लेकिन जो उनका जीएसटी नंबर नहीं होगा तो भी कट करना पड़ेगा क्या? नहीं, अनरजिस्टर्ड डीलर से आप माल ले रहे हैं तो नहीं देना पड़ेगा। आप 2.5 लाख तो छोड़ दीजिए, मैं बोलता हूँ मैं एक गुड सप्लायर हूँ और मैं सिर्फ एक ही नगर परिषद को सप्लाई करता हूँ और मेरा 38 लाख रुपए का सप्लाई है, कितना 38 लाख रुपीस का, और एक ही कस्टमर है मेरा नगर परिषद। मेरे नगर परिषद के बाहर में चाय बिस्किट की दुकान है या ऐसी कोई रेती मिट्टी की दुकान है जिसमें से मैं इनको देता हूँ सीमेंट। मैं नगर परिषद को 38 लाख रुपए का सीमेंट दिया और मेरा सिर्फ एक ही कस्टमर है नगर परिषद, तो मैंने जीएसटी नंबर नहीं लिया, मेरा 40 लाख से कम का टर्नओवर है। आप लोगों को भी मेरा टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है।
क्लियर? 2.5 लाख छोड़ प्रोविजन क्या है क्या? ये सर एक्ट में है, टैक्सेबल सप्लाई एंड सप्लाई फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन। क्योंकि ऐसा हुआ तो क्या होता है, हमारा जो नगर विकास का JR है ना, उसमें लिखा है 2.5 लाख के ऊपर होगा तो कट करना है, लेकिन जमा कैसे करेंगे? हाँ? आप जमा किसका करेंगे? हाँ, यही दिक्कत है। हमारे CA ने भी वही बताया कि आप जमा किसका करेंगे? जमा नहीं कर सकते, बताइए ना। करना है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप जमा किसका करेंगे पैसा ये? हाँ, आप काट को लेंगे, आई एम हैप्पी, ठीक है, आप भी खुश हो, मैं भी खुश हूं, लेकिन ये जमा किसको करेंगे? ये आप आपके घर तो लेके जा नहीं सकते। TDS रिटर्न में कहीं ऑप्शन नहीं है, वेरी सिंपल। सर उस रूल का कुछ रेफरेंस होगा तो वो बता दो ना। सर मैं आपको डेफिनेटली, आप मेरे को क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, लिंक भी भेज दूंगा। बट मेरी तो, मैं आपको पोर्टल ही बताता ना सर, व्हाई टू से मी? आप ऑडिट पैरा वाले को बोलिए सर मैं इसको कहाँ जमा कराऊं पैसे को। आप मुझसे पैसे मांग रहे हो, आप बोल रहे हो पैसे काट ले, तो पैसे काट के मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तक के कैसे पहुंचाऊं? राइट है सर। हाँ जी सर हेलो, बोलिए सर, बोलिए। सर हमारा रेंट का GST का सर्विस टैक्स का केस था। हाँ। तो नगर पालिका की प्रॉपर्टी थी, उस पे सर्विस टैक्स अप्लाई किया नहीं था। हाँ। तो अभी हमने वो सर्विस टैक्स 30 जुलाई 17 तक भर दिया है। राइट। अभी आप बोले कि 17, 18, 10, 18 से GST स्टार्ट हो गया है। तो ये एप्लीकेबल, अभी ये जो हमारा बीच का पीरियड है उस पे भी हमको GST भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा? फिर सर आप पेंडिशन बुक कर रहे हैं कि इनकम बुक कर रहे हैं? सर इनकम में अभी वो प्रॉपर्टी हमारी नगर पालिका की शॉप, नगर पालिका की प्रॉपर्टी है तो आपको इनकम आने वाली है। हाँ। इनकम पे तो आपको रेगुलर डीलर का रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया है, वहां TDS का सवाल नहीं आता ना। TDS इज एप्लीकेबल फॉर एक्सपेंडिचर। ठीक है सर, वही पूछना था। वही क्लियर कर रहा, कई बार हम भी कंफ्यूज हो जाते कि TDS और रेगुलर टैक्स दोनों में फर्क है। मैं अगर मेरी इनकम बुक कर रहा हूं तो मुझे रेगुलर टैक्स पेयर हूं, और अगर मैं एक्सपेंडिचर बुक कर रहा हूं तो मैं TDS में हूं। ओके सर, थैंक यू सर। गवर्नमेंट की जो पेमेंट होती है उसमें TDS करने की जरूरत है क्या? किसमें सर? गवर्नमेंट की पेमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक को हम थर्ड पार्टी ऑडिट के फीस देते हैं तो GST लगा कर ही हमको बता देते हैं रकम। आप पेमेंट किसको दे रहे हैं? यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे क्या? नहीं, पर्सन ही है ना वो। They are not कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। They are not registered ना, they are not registered। वो लोग ने क्या आपको GST में रजिस्टर्ड है? सर दे आर रजिस्टर्ड, उनका GSTN नंबर भी है खुद का है ना? हाँ सर। तो फिर तो आपको यहाँ काटना है TDS। पर वो सर गवर्नमेंट अथॉरिटी ना वो कॉलेज में ये कहाँ लिखा है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी का TDS नहीं काटना है? और वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो काटना ही पड़ेगा। They are charging you GST, they are providing you taxable services, तो उनको तो GST भरने के लिए आप जो काट के जमा करेंगे उनको रिफंड ही मिलने वाला है। तो व्हाट्स रॉन्ग? व्हाई नॉट टू डिडक्ट TDS? आप जो GST उनका काटेंगे, आप जमा करने वाले उनके GSTN के लिए, और ये उनके लिए रिफंड अवेलेबल है ITC पे करने के लिए, वो लाइबिलिटी पे करने के लिए। डेफिनेटली आपको TDS काटना ही है अगर 2.5 लाख के ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट है तो। करेक्ट है सर। हेलो, हाँ करेक्ट है सर। ओके मैडम, आगे। सर न्यूज़पेपर का जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता ना, लेकिन हाँ जी क्या बोल रहे हैं? इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो हमको कहते हमारा जो काम होता है उसका ऑडिट करने के लिए हम बता देते हैं उनको। तो सर वर्बली भी एक अंदाजन एक सर 2.5 लाख के ऊपर का बिल है क्या? नहीं तो कम होता है उससे। हाँ कम होता है, 2.5 लाख से भी ज्यादा होता है। सुन लीजिए ना, ईयरली एक्सपेंडिचर है
2.5 लाख से कम का है तो मत काटिए, 2.5 लाख के ऊपर का है तो काट लीजिए। ठीक है यस मैम। हेलो बोलिए मैडम, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। एनुअल टेंडर है और एक्सपेंडिचर 2.5 लाख के ऊपर है, लेकिन वो मेडिसिन का है टेंडर और 5-6 है। मेडिसिन इज टैक्सेबल ना मैडम? मेडिसिन इज टैक्सेबल, आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, टीडीएस टीडीएस काटना है। हाँ, लेकिन ये एनुअल टेंडर में 5-6 सब कॉन्ट्रैक्टर है। सर आवाज नहीं आ रही और उसमें मैडम हेलो सर, तुमचा आवाज व्यवस्थित मैडम नाही. बोलिए। हेलो हेलो मैडम आपकी आवाज पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा हूं मैं। मैडम का क्वेश्चन मैं समझ पा रहा होगा तो बता दीजिए, थोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हेलो हा बोला, आवाज येतोय, फक्त जवळ येऊन बोला तुम्ही. हा बोला बोला. हा हा नाही, एन्युअल टेंडर आहे औषध खरेदीचं आणि त्याचा वार्षिक खर्च 2.5 लाखाच्या वरती होतो, पण त्या टेंडर मध्ये 5-6 कॉन्ट्रॅक्टर आहेत आणि एका कॉन्ट्रॅक्टरचा खर्च साधारण 70-75 हजार पर्यंत जातो वार्षिक. मग अशा वेळी टीडीएस कट करायचं की नाही करायचं? आप पेमेंट किसको दे रहे हैं? पेमेंट किसको दे रहे हैं? बिल अलग अलग हो रहा है? सप्लायर नहीं, एक सप्लायर है कि अलग अलग सप्लायर? बिल कौन कर रहा है आपको? अलग अलग सप्लायर है। फिर तो नहीं देना है ना मैडम, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट यानी एक बंदे से कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपने पूरी एक एसोसिएशन से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि दवा मर्चेंट एसोसिएशन मुझे 10 लाख का माल देंगी, अब इस दवा मर्चेंट एसोसिएशन में कोई 80,000 का दे रहा, कोई 70,000 का दे रहा, कोई 90,000 का दे रहा, बट कोई भी 2.5 लाख के ऊपर नहीं दे रहा है तो नहीं कटेगा। क्योंकि आपका उस बंदे से, उस जीएसटीएन होल्डर से 2.5 लाख के ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना? नहीं है। उस जीएसटीएन होल्डर से आपका 2.5 लाख के ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ओके। हेलो Here you have contract of group of people. हेलो बोलिए सर, बोलिए। सर आवाज आ रहा है? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सर एक पूछना था, जैसे अभी हम लोग जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, सिविल वर्क करते हैं, हाँ, उसमें रॉयल्टी लगाते हैं बिल के अंदर, राइट, सैंड के लिए या स्टोन के लिए जो भी होता है वो। माइनिंग पे। हाँ, तो सर वो रॉयल्टी के ऊपर भी जीएसटी लगता है क्या? सर ये बेसिक अमाउंट है, वो बेसिक वैल्यू पे है। आप एक्सपेंडिचर बुक कर रहे हो, हाँ, आपने एक्सपेंडिचर बुक किया, आपने रॉयल्टी किसको पे किया? कॉन्ट्रैक्टर को सर। आपने कॉन्ट्रैक्टर को रॉयल्टी पे किया। कॉन्ट्रैक्टर ने जो बिल आपको दिया है वो अलग दिया है, रॉयल्टी अलग दिया है? नहीं, विथ रॉयल्टी बिल दिया सर। और उसने रॉयल्टी के बाद वाले अमाउंट पे जीएसटी चार्ज किया है? हाँ। तो फिर आपका बेसिक वैल्यू क्या हो गया? जिस पे जीएसटी चार्ज हुआ है उस पे काटना है। सर कभी कभी ऐसे होता है, कॉन्ट्रैक्टर लोग कॉन्ट्रैक्टर लोग बिल देते नहीं है खुद का, सिविल वर्क का जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो जो डिपार्टमेंट होता है। आवाज कट रही है थोड़ी सी सर माइक चालू है बीच में। जहां तक कि मैं समझ पा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ, अगर आप वो सही है तो सुन लीजिए। कि 2 टाइप के बिलिंग होते हैं। एक तो होता है कि मैंने उसने सिविल कंस्ट्रक्शन का काम किया 20 लाख, 3 लाख रॉयल्टी, टोटल 23 लाख पे जीएसटी चार्ज किया। राइट। तो 23 लाख पे जीएसटी चार्ज किया तो आपको यहाँ पे 23 लाख पे टीडीएस काटना है। एक हो गया। दूसरा हो गया, उसने 20 लाख का बिल दिया और 3 लाख रुपए आपसे अलग से मांगा।
तो ये 3 लाख जो अलग से मांगा, दैट इज अ रीइंबर्समेंट ऑफ रॉयल्टी। उसमें रॉयल्टी का जो वो जो बोलते हैं ना पर्ची, बिल्कुल रॉयल्टी के वो चिट्ठी कटती है, क्या बोला जाता है उसको, तहसील ऑफिस में मिलती है वो। हाँ, वो अगर आपके नाम की है तो नहीं कटेगा। ओके ओके सर। वो अगर कॉन्ट्रैक्टर के नाम की है तो फिर कटेगा। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ, शुभम ठिगळे हँड रेज केलाय, बोलायचंय का? हो सर, एक विचारायचं होतं. हॅलो विचार. हॅलो. हाँ बोलिए सर, सुन रहा हूँ मैं, बोलिए बोलिए। हेलो, नेटवर्क. हा सर, आवाज येतोय. तुम्ही आवाज येतोय. थोडा नेटवर्क इश्यू आहे वाटतं. हे विचारायचं होतं की न्यूजपेपर एजन्सीचं जे बिल असतं ऍडव्हर्टाइजमेंटचं, त्याच्यावर काही जीएसटी वगैरे टीडीएस कट करायचं आहे की नाही, कारण ते आम्हाला 5% जीएसटी लावून बिल देतात. यस, उस पे काटना है आपको सर, काटना है उसका आपको। कुछ मिनिमम वैल्यू वगैरह कुछ है क्या? 2.5 लाख के ऊपर का अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है न्यूज एजेंसी का, तो आपको काटना है। नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नहीं, फिर भी एक सप्लाई कितना हुआ है 1 साल का, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो भी एक एनुअल वैल्यू कितना हुआ है बता दीजिए। हाँ सर, हम हर बार एक अलग न्यूज़पेपर को देते हैं ना, एक ही न्यूज़पेपर को नहीं देते, तो उनका मिनिमम पूरे साल का कम से कम लाख या 1.5 लाख हो सकता है, उससे ज्यादा फिर नहीं काटना है, फिर नहीं काटना है। फिर नहीं 2.5 लाख के ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो तभी उनसे टीडीएस लेना है। यस, तभी आपको उनका टीडीएस काट के सरकार को जमा कराना है। ओके सर। और एक बात पूछनी थी। हेलो, बोलिए सर, हमें आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमसे एक लिस्ट शेयर कीजिए जिसमें टैक्स फ्री सर्विसेज और जो टैक्सेबल सर्विसेज है उसका जो लिस्ट होगा आपकी तरफ से, तो हमें टीडीएस कट करने के लिए आसानी हो। जीएसटी के पोर्टल पे आपके साथ में जो जीएसटी की अथॉरिटी बैठी हुई है, वो जीएसटी में एग्जम्प्ट आइटम डिफाइन की गई है। ये आइटम एग्जम्प्ट है, इसको छोड़ के बची हुई सब टैक्सेबल है। और मकरन सर ज्यादा अच्छा दे पाएंगे सर, लिस्ट ऑफ एग्जम्प्ट आइटम का आप उनको नोटिफिकेशन जो 12 नंबर का है, यस श्योर, वो आप बिल्कुल शेयर कर दीजिए, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और जो चीजें है वो चीजें मालूम पड़ जाएगी इनको। ओके, थैंक यू सर। हाँ सर। हेलो सर। हाँ सर, बोलिए। सर, सेम क्वेश्चन न्यूज़पेपर की तरह मेरे पास में कृषि सेवा केंद्र का एक बिल है 8,000 का, इसमें 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी ऐड किया हुआ है, तो अभी मुझे इस पे 2% जीएसटी काटना है क्या? नहीं काटना सर, सिर्फ 8,000 रुपए का बिल है ना। हाँ, लेकिन कृषि सेवा केंद्र है, मुझे लगा कि 9% लगता है कि नहीं लगता है उसमें सर वो वो सर्विस लगा सकते हैं, उनकी कोई कृषि सेवा केंद्र होने से फर्क नहीं पड़ता है। कृषि सेवा केंद्र वाला अगर ब्रांडेड आइटम बेचेगा तो उस पर टैक्स लगेगा ना। सर चावल जो होते हैं ना, अपन जो चावल लेते हैं वो टैक्स फ्री और टैक्सेबल दोनों आते हैं। आप सादे चावल लेंगे तो वो टैक्स फ्री है, और अगर आप पतंजलि या इसी का चावल लेंगे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। वो भी राइस है, ये भी राइस है, फर्क पड़ जाता। तो कृषि सेवा केंद्र अगर ब्रांडेड कमोडिटी बेचेगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ सर, बोलिए। हाँ सर, जो नगर परिषद एरिया में जो सैनिटरी की जो काम चलते हैं, हाँ, उस पर सर जीएसटी का कैसा है? जैसे फॉर एग्जांपल जो ये रहता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का रहता है, नहीं तो ड्रेन क्लीनिंग का रहता है,
आपको सर ने शुरू में बताया था कि प्योर सर्विसेज में जो 243 में दिखाई हुई है, अगर वो एग्जम्प्ट आइटम है उस कैटेगरी के लिए तो नो टीडीएस। अगर वो टैक्सेबल है यानी उसमें नहीं है, टैक्सेबल है और अगर सर्विस प्रोवाइडर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आपको उस पर टीडीएस काटना है। जी ठीक है सर, ओके। सर एनी मोर क्वेश्चन? सर लास्ट टाइम जो हमारा सेशन हुआ था, हाँ, तो उसमें सर ने एक हमने उनसे एक रिक्वेस्ट किया था और सर ने भी बोला था कि जो वेंडर या जो कॉन्ट्रैक्टर है तो उन्होंने बाय रूल जो बिल और उनका जो क्लेम है तो वो जीएसटी के साथ जो बिल देते हैं वो जीएसटी इनवॉइस सबमिट करना उनका काम है, तो उसका रेफरेंस बताने वाले थे, तो उसका जो कोई रेफरेंस होगा तो वो प्लीज बता दीजिए। किस चीज का सर कॉन्ट्रैक्ट अपना? ये एसी के लिए फॉर बोलिए। नहीं, अगर कोई भी वेंडर है या कॉन्ट्रैक्टर है तो उन्होंने जो हमें बिल देना है वो कंपलसरी जीएसटी लगा के या जीएसटी इनवॉइस होना चाहिए, राइट? हाँ, तो वो देते नहीं है। वो हमें एक जो बिल सप्लाई करते हैं या जो एप्लीकेशन करते हैं ना, तो वो जीएसटी लगा के नहीं होता या रफ फॉर्मेट में होता है, ऐसा पर्टिकुलर इनवॉइस का कोई फॉर्मेट नहीं होता। सर तो उन्होंने मेरी बात सुन लीजिए। जीएसटी में एक रूल 31 है, उसमें ये बताया गया है कि हर वो व्यक्ति जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, यानी कि जिसका रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी के कुछ 5-6 क्राइटेरिया दिए गए हैं, उसमें एक क्राइटेरिया ये भी है कि उसका टर्नओवर अगर इससे ज्यादा होता है तो उसने अपनी हर सप्लाई पे टैक्स इनवॉइस इशू करना चाहिए। टैक्स इनवॉइस के कंटेंट उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं कि ये कंटेंट होने चाहिए, जिसमें कि ऊपर में टैक्स इनवॉइस लिखा होना चाहिए, नेम ऑफ रिसिपिएंट, नेम ऑफ जीएसटीएन, एचएसएन कोड, प्लेस ऑफ सप्लाई, बेसिक अमाउंट, नेचर ऑफ टैक्स, सीजी, एचजी, आईजी एंड ग्रॉस वैल्यू। ये कुछ कंटेंट्स उन्होंने डिफाइन करके दिए हैं, तो वो कंटेंट्स अगर नहीं है तो वो इनवैलिड इनवॉइस माना जाएगा। रूल नंबर 31 ना सर? हाँ, रूल 31 है और आपको मेरे नंबर में आपको शेयर करूंगा। हो सकता है मेरे कुछ बोलने में एक आध सेक्शन इधर उधर हुआ होगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे या मुझे बताएंगे तो मैं आपको एग्जैक्टली केस भी दे दूंगा। और आपके साथ तो यहाँ जीएसटी के साहब लोग बैठे हुए ही है, ये लोग भी आपको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं ना इस चीज के लिए, बिकॉज इट इज जस्ट अ प्रोसीजर एस्पेक्ट। हेलो सर, sorry to interrupt. It is section 31. Section 31. Sorry, section 31. Sorry, sir. Thanks for correcting me. Section 31. Invoice, how to prepare it, and who is liable to invoice, and what are type of invoice to be done, when to be done. जैसे वो एक when to be done में ये भी है कि invoice should be done within 30 days of the supply of goods or services. ऐसा नहीं है कि माल हो गया और 6 महीने बाद बिल आ रहा, वो भी नहीं चलता। अच्छा सर, सेक्शन 31 ऑफ जीएसटी रूल ना? हाँ, जीएसटी, सीजीएसटी एक्ट, एमजीएसटी एक्ट, बोथ। यस सर, एनी मोर? सर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग बताइए ना। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि वेरी सिंपल है, वेयर द सर्विस प्रोवाइडर मीन्स लाइक मी हु इज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज बोथ एंड दैट इज क्रिएटिंग अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैं ऐसा कुछ काम आप लोगों को करके दे रहा हूं जिसमें मैं गुड्स भी दे रहा हूं, सर्विस भी दे रहा हूं। आपका घर बनाने का मैंने काम लिया और उस काम बनाने में मैंने बोला कि ईंट भी मैं लाऊंगा, रेती भी मैं लाऊंगा, लेबर भी मैं लाऊंगा, मैं आपको बिल्डिंग खड़ी करके दूंगा। इसको बोला जाता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, वेयर गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आर कवर्ड इन अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। इस टाइप की चीजों को यहाँ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। और उसका भी क्राइटेरिया फॉर द करंट टॉपिक
टीडीएस सेम कि आपको 2.5 लाख के ऊपर का वर्क कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको टीडीएस काटना है। थैंक यू सर। हेलो। यस सर। सर मैन पावर सप्लायर का अगर बिल हो हुआ तो कितना टीडीएस काटना चाहिए? जीएसटी में सर सभी के लिए 2% है। और आईटी? सर इनकम टैक्स, सॉरी आई नो बट टुडे माय टॉपिक कवरिंग इज सेम सिंपली। ओके ओके, थैंक यू सर। हेलो सर, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैन पावर सप्लाई तो प्योर सर्विस होती है ना सर? उसमें सर 243 वाले में हुआ तो ना, अगर 243 वाला नहीं हुआ तो क्या करोगे? ओके 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 सर, ठीक है। सर हेलो। हाँ जी सर, अनरजिस्टर्ड सप्लायर के बारे में आपने बताया था कि अगर उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और उनका जो टर्नओवर है वो 40 लाख से कम है तो उनका हम टीडीएस नहीं कर सकते। राइट। तो उसका कोई रेफरेंस होगा तो वो बता दो ना। बिल्कुल सर, यानी मेरे हिसाब से तो एक्ट में ही है क्लियर कट जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की, और इनफैक्ट गाइडलाइंस भी और पोर्टल भी तो है ना सर। मैं क्या करूं उसके लिए? अब किस चीजों को पोर्टल ने वैसा बना दिया है कि ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। आपके पास ऑप्शन नहीं है, और क्या अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो भी दे दूंगा, अदरवाइज मैं मकरन सर को उसका राइटअप ढूंढ के दे दूंगा। राइटअप में तो 50 जगह लिखा हुआ है, बट एक्ट में कहाँ है वो मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा नोटिफिकेशन में आया था। मैं आपको निकाल के दे दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब पोर्टल में अलाउड ही नहीं है ना, आप लेके जमा किसका करेंगे? मैं खाना परोसूंगा किसको? मुझे तो वही बात है ना। हेलो एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए ना, बोलिए। मैं नगर परिषद काटोल से हूँ। सर एक डाउट था सर, जो 2% जो टीडीएस है सर, जो ग्रॉस अमाउंट है उस पे काटना चाहिए कि जो बेसिक जिस पे जीएसटी चार्ज हुआ है वो 10 लाख पे जीएसटी 1,80,000 चार्ज हुआ है, आपको 10 लाख पे टीडीएस काटना है, 1180 पे नहीं। नहीं सर, और एक डाउट है सर। अभी ग्रॉस अमाउंट सर 1 लाख है सर, और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर सर बिलो बिल लेते हैं 2% का सर। तो बिलो बिल 2% सर होके 98,000 हो जाता है। तो हाँ। सर अभी 98,000 में करना है कि 1 लाख पे करना है, वो सर डाउट था मेरा। सर आपको वो जीएसटी कितने अमाउंट पे चार्ज कर रहा है? अगर सर उसने अगर बिलो के ऊपर वाले में सर 1 लाख पे अगर उसने किया होगा तो 1 लाख पे ही अगर जीएसटी 1 लाख पे अगर चाहे तो 2% जीएसटी भी फिर 1 लाख पे ही करना है, यही इसका मतलब हो रहा है। यस यस, गवर्नमेंट चाहती है कि आप एक्सपेंडिचर बुक कर रहे हो, सामने वाला उतनी इनकम दिखाए, उस पे वो जीएसटी भरे। लॉजिक इज वेरी सिंपल। अच्छा सर, अगर मैंने अगर जो जीएसटी जो 12% रहता अगर वो 1 लाख पे अगर कर रहा हूँ तो सर गलत है कि जो लेस करके जो बिलो अमाउंट है 98,000 उसमें ही करना चाहिए? ये थोड़ा सा मैं टॉपिक से थोड़ा उससे बिल बनवाइए, कभी भी ऐसा आधा मत करिए। उससे बिल बुलवाइए जिसमें बेसिक अलग लिखा रहेगा, जीएसटी एलिमेंट अलग लिखा रहेगा, उसको बोलिए, और वो जितने पे जीएसटी आपको चार्ज कर रहा है उसके हिसाब से आप काटिए। आप बिलो और अबाउ में मत जाइए, उसको बोलिए तू बिल बना के दे। वो बिल अगर 98 का देता है, 98 पे जीएसटी लगाता है, तो आप 98 पे काट दीजिए। बहुत सिंपल बात है। ठीक है, थैंक यू सर। मकरन सर, होप इट्स ओवर। और एनीवन कुछ है? रेज हैंड्स है किसी के? दिनेश पाटील काही विचारायचं का? नाही सर। मोस्ट ऑफ द क्यूरीज आर अल्टीमेटली एक्चुअली एक नहीं तो दूसरे के पूछने में वो सॉल्व
हो जाती है। अजून काही असतील तर प्रश्न विचारा का आपण हॅलो सर, सुंदर बोलतो. हा बोला. सर एक क्वेश्चन ऐसा था. हेलो, बोला बोला. जीएसटी अपना जो चालू हुआ वो जुलाई 17 को चालू हुआ, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट एक्चुअली स्टार्ट हुआ 2018 में. तो इस बीच में जो भी बिल पे हुए हैं कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो उसमें ज्यादा जीएसटी मांग रहे हैं, तो उसका क्या प्रोविजन है? उसमें क्या मांग रहे हैं? ज्यादा जीएसटी मांग रहे हैं 12% का. नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नियम, क्योंकि उनका जो टेंडर प्रोसीड हुआ था. हाँ, तो ऐसा समझो कि वो कोई टेंडर जुलाई 17 से पहले हुए थे, कोई टेंडर जुलाई 17 के बाद हुए, लेकिन सर ये नहीं, आपका ये डिपार्टमेंट का इंटरनल पॉलिसी है. क्या सर? That is a internal decision whether to pay GST or not to pay GST. ओके सर. वो आपके टेंडर टर्म्स में था. इसमें कोई आज के टॉपिक को लिंक नहीं है. ओके सर, थैंक यू सर. हॅलो, मकरंद सर. हा बोला ना, विचारा विचारा. सर तुम्ही म्हणजे ते लेक्चर चालू म्हणजे पहिले क्वेऱ्या सॉल्व्ह केल्या होत्या सर. कोणत्या तरी सरांनी क्वेरी सॉल्व्ह केली होती. डीएमएल ला प्रश्न विचारले होते. त्यामुळे सर जी क्वेरी आम्ही विचारली होती त्याचा आम्हाला रिटर्न मध्ये मिळेल का आन्सर सर? ते आपले ऑनररी वर्जे सरांना विचारा, कारण हे बेसिकली मला वाटतं जीएसटी सेल किंवा सर वर्जे सर आपण याच्यावर काही उत्तर देऊ शकता का? हा बोला बोला. आता मी क्वेरी ओरली त्यांना सांगितलं त्यांचे सकाळ आता सुरुवातीला काय पाहिजे त्याच्यामध्ये काही अजून डाऊटच आहेत का? नाही सर, ते डाऊट नाही आहे. तो आम्ही ज्या क्वेऱ्या तुम्ही विचारला होता तुम्हाला त्याचा आम्हाला रिटर्न मध्ये मिळेल का सर? लेखी मिळेल का? तुमच्या डीएमएल आम्ही कळवतो सर. ओके ओके सर, चालेल चालेल, थँक्यू. देशमुख साहेब. सर बोला ना. हा, मगाशी एक क्वेश्चन होता की गव्हर्नमेंट काहीतरी कॉलेज आणि त्यांनी लावलंय की नाही टॅक्स, असं काहीतरी इश्यू होता ना, त्याला टीडीएस करायचा का म्हणून. राईट, कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग. तर थोडंसं तिथं मी हे करतो एक्सप्लेन की जर हे डिडक्टर आहेत ना 4 वेगवेगळ्या प्रकारचे, गव्हर्नमेंट अथॉरिटी, गव्हर्नमेंट कन्सर्न किंवा लोकल अथॉरिटी किंवा स्टेट गव्हर्नमेंट, यांनी जर परस्परामध्ये जर काही सेल सप्लायचा ट्रान्झॅक्शन केला असेल गुड्स किंवा सर्व्हिसचा, तर आपापसामध्ये झालेल्या ट्रान्झॅक्शनवर टीडीएस करायची गरज नाही. थोडंसं त्याच्यामध्ये मी एक्सप्लेन करतो. एखादा क्वेश्चन मला मगाशी वाटला की गव्हर्नमेंट कॉलेज आहे, रजिस्टर्ड आहे आणि त्यांना टीडीएस करायचा का, तर गव्हर्नमेंट कॉलेज हे टीडीएस हे पण डिडक्टर आहे ना. तर 73 नोटिफिकेशन मध्ये आपण असं म्हणलं की आपापसामध्ये जे ट्रान्झॅक्शन होतील गव्हर्नमेंटचे डिडक्टरच्या, तर त्यांना टीडीएस करायची गरज नाही. ओके, थँक्यू. सर सेशन वाइंड अप करायचं का? वर्जे सर. नमस्कार सर, एक क्वेश्चन होता. काही हरकत नाही सर, थँक्यू. विचारा विचारा. हा विचारा प्रश्न. सर आपलं एखादं टेंडर अभाव दिला असेल तर त्या अभावच्या रकमेवर पण जीएसटी कट करायचं आहे का? टेंडर हमारा एस्टिमेट होगा 100 रुपए का और आगे की पार्टी ने 105 में लिया होगा, तो ऊपर के जो 5 रुपए है उन पर भी जीएसटी उनको देना है? आप आपकी बुक्स में खर्चा कितने, आपकी बुक्स में खर्चा कितने का बुक कर रहे हैं, सामने वाला बिल कितने का दे रहा है, डिपेंड ऑन दैट ओनली. आपकी बुक्स में अगर आपको 105 रुपए का बिल मिला है, आप खर्चा बुक कर रहे हैं, आप पेमेंट कर रहे हैं 105 रुपए पे 15 रुपए जीएसटी जोड़ के 120 रुपए, तो आपको 120 में हिसाब से 105 पे आपको टीडीएस काटना है. वो बिलो अबाउ कोई क्राइटेरिया नहीं रहता है, सिर्फ इनवॉइस वैल्यू क्राइटेरिया होता है, दैट इज नोन एज टैक्सेबल वैल्यू. हमारे यहाँ ऑडिट में पॉइंट लिया था कि आपका एस्टिमेट 100 का है, आप अबाव दे रहे हैं तो अबाव की रकम का उनको जीएसटी नहीं देना है 12%. सर ये आपका इंटरनल पॉलिसी मैटर है कि वो एस्टिमेट को आप बिल मान रहे हैं.
बट एक्ट यही बोलता है कि उस बंदे को जीएसटी जो भरना है उसको पूरा 105 रुपए पे भरना है, एंड द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कि आप कितना अपना उसको दे रहे हो ताकि वो उतनी इनकम दिखाए। वर्जित सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ओके, धन्यवाद। Sorry, please, can you repeat it? Sir, what he is saying that we have obtained an estimate of rupees 1 lakh and later on bill came for 1,05,000. So TDS should be deducted on 1 lakh or 1,05,000. नहीं, पहले तो वो जो एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो 2.5 के ऊपर है क्या? Yes, it's a, I am saying 1 lakh, it's a 10 lakh. 10 lakh का एस्टिमेट आया था और 10,50,000 का इनवॉइस आया। यस, तो टीडीएस मेरे हिसाब से 1050 पे कटना है, एस्टिमेट टू वैल्यू। यस यस, अल्टीमेट जो इंक्रीज हो गया, जो इनवॉइस वैल्यू है उस पे करना है। यस यस, राइट राइट। ओके, सर एक डाउट था। हॅलो सर, एक डाउट होता, थर्ड पार्टी ऑडिट, लॅब टेस्ट रिपोर्ट किंवा टेस्टिंग रिपोर्ट किंवा टेक्निकल सँक्शन हे गव्हर्नमेंट टू गव्हर्नमेंट, आता ते लोक 100 रुपीज वर 18 रुपीज जीएसटी घेतात, म्हणजे 118 आपण रुपीज पे करतो, मग त्याच्यावर जीएसटी फक्त कापायचा नाही पण जीएसटी पे करायचं आपण, बरोबर ना? यस, ओके ओके। सर आप जीएसटी नहीं काट रहे, आप जीएसटी प्रोविजंस में टीडीएस काट रहे। क्वेश्चन था, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जीएसटी पे करना है हमें। अभी वर्दी सर ने अभी क्लियर किया ना, अभी क्लियर किया सर ने वो बात के लिए कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में नहीं करना है बाय नोटिफिकेशन 73। इट्स व्हाट सर इज सेइंग। पहले तो आप देख लीजिए 2.5 लाख के ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट है क्या सर? होता है सर, 2.5 लाख के ऊपर होता है नॉर्मली साल का, लेकिन अलग अलग काम का अलग अलग होता है, तो वो केस में क्या करना है हमें? नहीं करना है ना, मैंने आपको बोला, आपने मेरे को 2 कॉन्ट्रैक्ट दिया, बत्रा एंड बत्रा को, बत्रा जी को 2 लाख रुपए इनकम टैक्स, 2 लाख रुपए जीएसटी, तो आपको नहीं काटना है। ओके सर। हेलो सर। हाँ सर। कॉन्ट्रैक्टर जो जीएसटी लेता है उसका 2AR में दिखता नहीं, क्या करनी चाहिए? कॉन्ट्रैक्टर ने जो आपसे जीएसटी लिया है, हाँ, वो 2AR में दिखता नहीं। उसको पकड़िए सर, पकड़ के मारिए। अच्छा। He has collected from you and not deposited. This is a fact. बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर ने 2AR में दिखता ही नहीं लिया है, लेकिन पकड़ के मारिए सर, कुछ नहीं कर सकते। They are defaulters. Either they are defaulters or they are not filing the return properly. They are not putting your GST number in their returns. ओके ओके। बट सर वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ना, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सर अल्टीमेटली अगर कोई चोरी कर रहा है और आप देख रहे हो और आप उसको बोलोगे नहीं तो क्या होगा? नहीं, वो बात सही है सर, पर हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ टीडीएस कट करने तक ही है ना। नहीं, कल अगर आपको किसी ने बोला कि कई बार ऐसा होता है कि वेंडर को पेमेंट तब दो जब 2A में दिखे। अच्छा, कल अगर कोई एक सर्कुलर निकल के आ जाएगा कि प्लीज एंश्योर दैट द वेंडर हैज डिपॉजिटेड द टैक्स, फिर क्या करेंगे? सर तो उनको नोटिस देना पड़ेगा क्या हमारी तरफ से? बिल्कुल, आपको कन्वे करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि प्लीज प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट दैट यू हैव डिस्चार्ज द टैक्स। ओके सर। ओके सर। और सर कई डिपार्टमेंट तो पीडब्ल्यूडी के मेरे पास ऐसे आते भी है, वेयर माय क्लाइंट्स कम कि भाई पीडब्ल्यूडी बोलता है कि भाई आप सीएसए सर्टिफिकेट लाओ या आप ये बताओ कि आपने टैक्स भर दिया है, क्योंकि मेरा क्लाइंट उनसे टैक्स ले रहा है और वो सरकार को जमा ही नहीं कर रहा है, तो गलत कर रहा है ना वो। ऐसा है।
तो इट सीम्स सर अभी सब क्वेश्चन्स हो गए. वर्जे सर आपल्याला काही बोलायचंय का? आता मगाशीचा प्रश्न होता ना, 2A मध्ये दिसत नाही, तो त्या सप्लायरला दिसत नाही का 2A मध्ये, असा एका प्रवीण मोरेंनी प्रश्न विचारला होता. नाही सर, आपल्याला दिसत आपल्या याच्यामध्ये दिसत नाही 2A मध्ये, 2AR मध्ये. कारण बरेच जणांना आपण देतो 12%, 18% जीएसटी, पण सदरचा कस्टमर आपल्या नावे भरत नाही तो. ओके. बाकी क्वेरी आपण सगळे सॉल्व्ह जवळपास केलेले आहेत आणि बात्रा साहेबांनी खूप सुंदर हे केलेलं आहे, समजून सांगितलेलं आहे. बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया सर. धन्यवाद. थँक्यू. सो शुड आय डू क्लास सर? सर विथ युअर परमिशन आपण सेशन क्लोज करूया का वर्जे सर? येस, फाईन. येस. ओके सर, थँक्यू. थँक्स अ लॉट बात्रा सर, थँक्स अ लॉट वर्जे सर, आणि सगळ्या पार्टिसिपेंट्सचे पण धन्यवाद. थँक्स अ लॉट. Thank you, sir. Hello. Thank you, sir, from everybody. Thank you, sir. Hello.